हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय प्लेलिस्ट ऑफ सिस्टम बेस्ड एम्ब्रियोलॉजी। हम पढ़ रहे हैं लैंगमैन से चैप्टर नंबर 15 और आज का टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम की डेवलपमेंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, डाइजेस्टिव सिस्टम की जो डेवलपमेंट है इट बिगिंस विद फॉर्मेशन ऑफ द प्रिमिटिव गट, और जो प्रिमिटिव इनिशियल गट ट्यूब है वो बनती है बिकॉज ऑफ सेफेलोकॉर्डल एंड लेटरल फोल्डिंग्स ऑफ द एम्ब्रियो। यानी अगर आप इस पिक्चर को देखें, सो दिस इज द एम्ब्रियो जिसके अंदर इस वक्त फोल्डिंग का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस हमने ये जनरल एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ा है कि सेफेलिक एंड पर भी फोल्डिंग होती है एम्ब्रियो में और कॉर्डल एंड पर भी फोल्डिंग होती है, और ये फोल्डिंग होती है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव एंड रैपिड ग्रोथ ऑफ सेल्स। तो जब सेल्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से डिवाइड करते हैं एम्ब्रियो के, तो आप ये देखें यहाँ पे सेफेलिक एंड पे भी देयर इज़ अ फोल्ड एंड कॉर्डल एंड पे भी देयर इज़ अ फोल्ड, और ये फोल्डिंग बढ़ती चली जाती है। यू सी दिस फोल्डिंग इज इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग। तो इस फोल्डिंग के नतीजे में बेसिकली ये सेफेलोकॉर्डल भी होती है और लेटरल साइड पर भी होती है। सो सेफेलोकॉर्डल और लेटरल फोल्डिंग की वजह से प्रिमिटिव गट बनती है। सो गट बेसिकली इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द फोल्डिंग ऑफ द एम्ब्रियो। ओके, अब यहाँ देखें, यहाँ पे कोई गट नहीं है। सो इफ फॉर एग्जांपल यू लुक एट दिस सेक्शन ऑफ द एम्ब्रियो, यहाँ पे सेंटर में आपको कोई गट नहीं दिख रही, लेकिन फोल्डिंग के बाद ये देखें यहाँ से गट बनना शुरू हुई है। तो एक गट का पार्ट ये है, अभी बीच में ओपन है, लेकिन जैसे जैसे फोल्डिंग बढ़ती जा रही है आप देखें ये गट बनती जा रही है। सो देयर इज अ गट बीइंग फॉर्म्ड, ये गट बन रही है, अभी भी ये सेंटर से ओपन है और यहाँ पे काफ़ी सारी फोल्डिंग हो चुकी है एम्ब्रियो की। तो यू सी दिस इज द प्रिमिटिव गट। तो ये पूरी प्रिमिटिव गट है जो स्टार्ट में यानी सेफेलिक एंड पर प्रॉपर ट्यूब है और कॉर्डल एंड पर भी एक प्रॉपर ट्यूब ही है, लेकिन मिडल पोर्शन से इट इज कंटिन्यूइंग एंड इट इज इन कंटिन्यूएशन विद अ यॉर्क सैक, बट एक गट ट्यूब बन चुकी है। सो ये जो प्रिमिटिव गट ट्यूब है, दिस प्रिमिटिव गट ट्यूब इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सेफेलोकॉर्डल एंड लेटरल फोल्डिंग, और ये पूरी की पूरी जो गट ट्यूब है इट इज लाइंड बाय द एंडोडर्म। सो इट इज बाय द इनकॉर्पोरेशन ऑफ एंडोडर्म ड्यू टू दीज फोल्डिंग्स। ओके, now the yolk sac and allantois remain outside the embryo. Now even after these foldings, you see the yolk sac, it is outside the embryo, and the allantois, this is also outside the embryo. So this is an important message because yolk sac or allantois, they are not incorporated directly into the gut tube. So if you look at the yolk sac here, it is outside the embryo. Although ये yolk sac पूरी primitive gut के साथ communicate ज़रूर कर रहा है, लेकिन it is a separate structure. बिल्कुल ऐसे ही allantois जो है वो is present separately. So these are present extra embryonically. Now in the cephalic and the caudal parts of the embryo, the primitive gut forms blind ending tubes, the foregut and the hindgut. अब ये important concept है, जबकि जो middle part है which is the midgut, it is not a blind ending tube, it is connected to the yolk sac by a duct which is either called the yolk stalk or the vitelline duct. So ये एक important concept again. If you look at this diagram, so here if you see in the cephalic portion, this is the cephalic portion of the embryo. So cephalic portion में ये जो gut tube बनी है ये यहाँ पे it's a blind tube. इसी तरह caudal end पे it's a blind tube, लेकिन middle part of the gut is in continuation with the yolk sac, or it is via the duct which is known as the vitelline duct. Okay, now development of the primitive gut and its derivative is usually discussed in 4 sections, और वो 4 sections क्या हैं? Development of pharynx, which extends from the oropharyngeal membrane to the respiratory diverticulum. इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ कि respiratory embryology में हम ये बात already discuss कर चुके हैं कि there is a lung bud which arises from the ventral side of the foregut. इस lung bud से पहले oropharyngeal membrane से लेके इस lung bud, ये जितना भी portion है, all this portion is going to develop into pharynx. ठीक है, so that is the first part of the gut जिसकी development है development of pharynx. Then there is the second जो part है, that is the remainder of the foregut, which means after the lung bud. So lung bud से पहले is pharynx, और pharynx हमने जब we were discussing the respiratory system development तब हमने ये बात already की थी, कुछ part हमने की थी कि pharyngeal arches से किस तरह larynx develop होता है basically, और इसकी further detail हम पढ़ेंगे जब pharynx की development discuss होगी चैप्टर नंबर 17 में। बट अभी आपको एक जनरल कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि जो पूरी गट डेवलपमेंट है उसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट है फ्रॉम द ओरोफेरिंजियल मेम्ब्रेन टू द लंग बर्ड, एंड दैट इज द फेरिंजियल बिट। अच्छा,
इसके बाद लंग बट के बाद का जो पोर्शन है दैट इज द रिमाइंडर ऑफ द फोर गट विच लाइज कॉर्डल टू द फेरेंजियल ट्यूब एंड एक्सटेंड्स एज फार एज द लिवर आउटग्रोथ। अगला जो लैंडमार्क है दैट इज द लिवर बर्ड। ये लिवर बर्ड यहां तक सारा फोर गट है, यानी अगर आप इस डायग्राम पे मैं आपसे पूछूं कि वेयर इज द फोर गट, तो फोर गट ये सारा पोर्शन है लिवर बर्ड तक, दिस इज ऑल द फोर गट। लेकिन फोर गट को भी डेवलपमेंट वाइज एम्ब्रियोलॉजिकली दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है कि एक लंग बट से लेके ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन तक, दिस इज पार्ट नंबर 1 डेवलपमेंट ऑफ फेरिंग्स। फिर लंग बट से लेके लिवर बर्ड तक, दिस इज पार्ट नंबर 2। ओके, ये दोनों ही फोर गट हैं। देन इज द मिड गट आफ्टर द लिवर बर्ड। लिवर बर्ड के बाद का जो एरिया है दैट इज द मिड गट पोर्शन। ओके, सो दैट इज आफ्टर द लिवर बर्ड एंड एक्सटेंड्स टू द जजनम ऑफ द राइट 2/3 एंड लेफ्ट थर्ड ऑफ द ट्रांसवर्स कोलॉन इन द एडल्ट्स। आखिरी पार्ट है हाइंड गट विच एक्सटेंड्स फ्रॉम द लेफ्ट थर्ड ऑफ द ट्रांसवर्स कोलॉन टू द क्लोइकल मेम्ब्रेन। अब ये जो चार पार्ट्स हैं इसको इसलिए इस तरह से चार पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है ताकि एम्ब्रियोलॉजिकली इसको स्टडी कर सकें। सो फॉर एग्जांपल इस चैप्टर में हम डेवलपमेंट ऑफ फोर गट एक अलग हेडिंग पढ़ेंगे, फिर डेवलपमेंट ऑफ मिड गट एक अलग हेडिंग पढ़ेंगे और लास्ट में डेवलपमेंट ऑफ हाइंड गट। सो इस तरह से इनको तीनों को डिवाइड किया जाता है, फोर गट, मिड गट और हाइंड गट। डिफरेंट स्टेप्स हैं, डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं इनकी डेवलपमेंट के। अच्छा, ये सारी की सारी जो गट ट्यूब है इट इज लाइंड बाय व्हाट? इट इज लाइंड बाय एंडोडर्म which forms the epithelial lining of the digestive tract and give rise to the specific cells, the parenchymal cells such as the glands and the hepatocytes and the exocrine portion of the pancreas, also the endocrine portion. तो तमाम जो cells develop हो रहे हैं they are all derivatives of endoderm. Okay. Now the stroma, which is the connective tissue for the gland, is derived from the visceral mesoderm. ये बात समझ में आ गई कि जितना भी सेलुलर बिट है वो एंडोडर्म से ड्राइव हो रहा है और फिर जो स्ट्रोमल पार्ट है पूरे जीआई ट्रैक्ट का वो ड्राइव होता है फ्रॉम द विसरल मेसोडर्म। And the muscles, connective tissue and the peritoneal components of the wall of the gut are also derived from the visceral mesoderm. So पूरा digestive tract cellular component from the endoderm, बाकी का सारा component जिसमें visceral mesoderm से derived structures हैं that contains all the muscles and all the connective tissue and all the stroma. Okay, so अब तक हम जनरल ऑर्गेनाइजेशन बात कर रहे हैं कि हाउ इज द प्रिमिटिव गट ट्यूब डेवलप्ड और फोल्डिंग्स की हमने बात की एंड वी आल्सो डिस्कस कि इसको यूजुअली कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सो फोर गट का पहला पार्ट जो कि लंग बर्ड तक है, फोर गट का दूसरा पार्ट जो कि लिवर तक है, लिवर बर्ड तक, फिर मिड गट है और उसके बाद हाइंड गट है। ओके, अच्छा जी, अब बात करते हैं कुछ मॉलिक्यूलर रेगुलेशन की। जो गट ट्यूब है क्या उसके लिए कोई जेनेरिक मार्कर्स आइडेंटिफाई हुए कि कौन सी जीन्स कौन सी प्रोटीन्स कंट्रोल करती हैं डेवलपमेंट ऑफ गट को? तो यस करते हैं। नाउ एम्ब्रियोलॉजिकली दिस इज अ गुड डायग्राम, ये डायग्राम पे भी मैं आपको दिखाता भी हूँ, बट लेट अस फर्स्ट रीड दिस कि कौन कौन से जेनेटिक मार्कर्स आइडेंटिफाई हो चुके हैं। सो रीजनल स्पेसिफिकेशन ऑफ द गट ट्यूब इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स, और वो कंपोनेंट्स कितने कंपोनेंट्स हैं? 4 कंपोनेंट्स हैं, फेरिंग्स, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। ओके, ड्यूरिंग द टाइम दैट द लेटरल body falls are bringing two sides of the gut tube together. Specification is initiated by a concentration gradient of what? Of retinoic acid from the pharynx, which is exposed to little or no retinoic acid, to colon, which sees the highest concentration of retinoic acid. Now, retinoic acid is the key player in induction of a lot of genes in the developing gut. अब ये जो retinoic acid है मैंने आपको बताया कि गट की डेवलपमेंट को 4 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। पार्ट 1 विच इज़ द डेवलपमेंट ऑफ द फेरिंग्स, देन पार्ट 2 इज़ द डेवलपमेंट ऑफ द फोरगट, देन मिडगट इज़ पार्ट नंबर 3 एंड देन वी हैव गॉट हाइंडगट विच इज़ पार्ट नंबर 4। सो फेरिंग्स में देर इज़ ऑलमोस्ट नो रेटिनोइक एसिड और वेरी लिटिल रेटिनोइक एसिड एक्सपोजर, लेकिन हाइंडगट में कोलॉन में देर इज़ वेरी हाई रेटिनोइक एसिड एक्सपोजर। सो अब इस लो और हाई रेटिनोइक एसिड को हम कहते हैं देर इज़ अ ग्रेडियंट of retinoic acid. So retinoic acid की जो concentration है वो from the pharynx to the hindgut increase हो रही है. So there is an increasing gradient. So increasing gradient of what? Of retinoic acid. अब इस increasing gradient की वजह से चूंकि pharynx का exposure retinoic acid पे नहीं होता तो यहाँ पे जो genes express होंगी वो different होंगी.
फोरगट पे रेटिनोइक एसिड का एक्सप्रेशन होता है, दिस इज लेस एज कंपेयर्ड टू द मिडगट बट मोर एज कंपेयर्ड टू द फैरिंग्स। तो यहाँ पे अलग तरह की जीन्स एक्सप्रेस होंगी और हाइंड गट में अलग तरह की जीन्स एक्सप्रेस होगी। तो बेसिकली जो जेनेटिक एक्सप्रेशन है ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो, इट इज बाय एंड लार्ज डिपेंडेंट ऑन डिफरेंट लेवल्स ऑफ रेटिनोइक एसिड. This retinoic acid gradient causes transcription factors to be expressed in different regions of the tube, such that SOX2 specifies esophagus and stomach, PDX1 the duodenum, CDXC the small intestine, and CDXA the large intestine and rectum. So ये तमाम जीन्स के नाम हैं और ये जीन्स यही प्रोटीन्स बनाती हैं, इन्हीं नामों वाली प्रोटीन, यानी SOX2 जीन SOX2 प्रोटीन बनाएगी और वो हेल्प करेगी इन द डेवलपमेंट ऑफ एसोफेगस एंड स्टमक. ओके, तो ये इंपॉर्टेंट अब तक की साइंटिफिक डिस्कवरीज में इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हैं कि कौन सी जीन्स कौन से पार्ट ऑफ द फोरगट को बनाने में हेल्प करती हैं. सो रिमेंबर दिस. ओके, नाउ दिस इनिशियल पैटर्निंग is stabilized by reciprocal interaction between the endoderm and visceral mesoderm adjacent to the gut tube. This epithelial mesenchymal interaction is initiated by sonic hedgehog expression now throughout the gut tube. Sonic hedgehog expression upregulates factors in the mesoderm that then determine the type of the structure forms from the gut tube, such as the stomach, duodenum, small intestine. For example, in the region of the caudal limit of the midgut and all of the hindgut, sonic hedgehog expression establishes a nested expression of Hox genes in the mesoderm. Once the mesoderm is specified by this code, the Hox code, it then instructs the endoderm to form the various component of the midgut and the hindgut region, including part of the small intestine. So ये सारी बात क्या हो रही है? ये सारी बात ये हो रही है कि एक तो रेटिनोइक एसिड के डिफरेंट लेवल्स डिफरेंट जीन्स को एक्सप्रेस करवाएंगे, लेकिन देखें दो पर्टिकुलर एरियाज का इंट्रैक्शन है. एक तो ये गट ट्यूब है, इस गट ट्यूब की एंडोडर्मल लाइनिंग है. ये सेल्स जो हैं इनकी इंट्रैक्शन होती है सराउंडिंग सेल्स के साथ, विच आर द मेसोडर्मल सेल्स. तो रेटिनोइक एसिड इज अ मेजर प्लेयर जो इन सेल्स में एक्सप्रेशन करवाएगा. ये सेल्स इंट्रैक्ट करेंगे मेसोडर्मल सेल्स के साथ और मेसोडर्मल सेल से मुख्तलिफ मीडिएटर्स रिलीज होंगे, फॉर एग्जाम्पल सोनिक हेज पाथवे की प्रोटीन्स, और ये सोनिक हेजहॉग पाथवे फिर फर्दर डायरेक्ट करेंगे इन एंडोडर्मल सेल्स को कि इन्होंने बनाना क्या है. सो इट्स काइंड ऑफ कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट बिटवीन द एपिथेलियल लाइनिंग व्हिच इज फ्रॉम एंडोडर्म एंड द मेसेनकाइमल टिश्यू. सो देयर इज ए टॉक बिटवीन, ये दोनों ऐसे जैसे आपस में बातें करते हैं. ये इसको बोलता है हाँ भाई क्या बनाना है, तो ये सोनिक हेजहॉग प्रोटीन के जरिए इसको बताता है भाई अब तूने मिडगट बनानी है, अब तूने हाइंडगट के सेल्स बनाने हैं, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, यू नो. सो दे बेसिकली टॉक. और इसकी एग्जाम्पल दी हुई है इन्होंने. फॉर एग्जाम्पल सोनिक हेजहॉग कंट्रोल्स थिंग्स वाया वन ऑफ द जीन सेट विच इज नोन एज हॉक्स जीन्स. ओके, देयर आर सो मेनी अदर जीन्स नोन एज वेल. तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ये देना है कि जो एपिथेलियल लाइनिंग है डेवलपिंग गट की और जो सराउंडिंग मेसोडर्म है उनमें देयर इज अ क्रॉस टॉक एंड देयर आर मीडिएटर्स विच कंट्रोल एक्सप्रेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. ओके, लेट अस नाउ टॉक अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेसेंट्री. अच्छा, मेसेंट्री में बेसिकली ये जो डायग्राम है ना, दिस इज वन हाईली इंपॉर्टेंट डायग्राम और इस डायग्राम पर मैं ज़्यादातर टाइम स्पेंड करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि टेक्स्ट नहीं पढ़ाऊंगा, टेक्स्ट भी पढ़ते जाते हैं साथ साथ इस डायग्राम को देखते जाएंगे, बट अभी इसलिए बता रहा हूं ताकि एट द एंड आपको ये डायग्राम अच्छे से याद करनी है. ओके, नाउ फॉर्मली अ मेसेंट्री वाज डिफाइंड, एक्चुअली इट इज स्टिल डिफाइंड एज अ डबल लेयर ऑफ पेरिटोनियम that encloses an organ and suspends it from the posterior abdominal wall. Such suspended organs were referred to as intraperitoneal organs, whereas the organs which were located posterior to the peritoneum lining the body wall, such as the kidney, such as the pancreas for example, they were referred to as retroperitoneal. Okay, finally organs such as pancreas and ascending and descending regions of the colon, which were originally intraperitoneal during embryogenesis but later become attached to the posterior abdominal wall, were also considered retroperitoneal, but उसके लिए word use करते थे secondarily retroperitoneal. उसका reason ये है कि ये एम्ब्रियोनिक लाइफ में किसी वक्त इंट्रापेरिटोनियल होते हैं फिर बाद में रिट्रोपेरिटोनियल हो जाते हैं. ओके, अच्छा, अब ये सारी बात क्या हो रही है, मैं
let me find a relevant diagram for you. So for example, look here, यहाँ पर this is esophagus, this is stomach, this is small intestine. अगर आप इस सारे को देखो, so they are all attached by a mesentery with the posterior body wall. ये embryo है, this is the developing embryo, this is the posterior side of the embryo and this is the anterior side of the embryo, because I can see the white line ducts and these structures are present on the anterior side. So if you see the developing yellow tube, which is the developing gut, it is suspended in a mesentery. So ये जो mesentery है, जो posterior abdominal wall के साथ इस पूरे के पूरे ट्यूब को सस्पेंड करती है, this is what we call mesentery. और ये जो सारे structures हैं, they are called intraperitoneal structures because they are being covered and they are being suspended by the mesentery. Okay, तो ये सारी बातें हमने anatomy में भी की हैं. Actually embryology पढ़ने का एक अच्छा तरीका ये है कि इसको साथ साथ आप anatomy के साथ पढ़ते जाएं. तो anatomy में मेरी जो भी पेरिटोनियम की वीडियोस हैं, जो BD 84 से हमने की हैं, वो ज़रूर देखिए ताकि आपको पेरिटोनियम के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आ जाएं. ओके, नाउ इनिशियली द foregut, midgut as well as the hindgut are in broad contact with the mesenchyme of the posterior abdominal wall. By the 5th week, however, this connecting tissue bridge has narrowed and the caudal part of the foregut and midgut and major part of the hindgut are suspended from the abdominal wall and in a structure which is called dorsal mesentery. Now, what is dorsal mesentery? This is a terminology now that you should know. So, dorsal mesentery is nothing but the part of the mesentery which suspends the gastrointestinal tract with the dorsal body wall, with the posterior body wall. यानी दूसरे अल्फाज में यहाँ इस वक्त ये सारा कुछ जो आपको दिख रहा है, this is all the dorsal mesentery. ये सारा इस GI tract को हैंग कर रहा है इस posterior abdominal wall के साथ. So this is all called dorsal mesentery. अब इस dorsal mesentery को ऑर्गन के हिसाब से अलग अलग नाम देते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये स्टमक है, तो स्टमक को जो हैंग आउट कर रहा है पार्ट ऑफ द mesentery, this part of the mesentery, this is called dorsal mesogastrium. गैस्ट्रियम इसलिए क्योंकि स्टमक को हैंग कर रहा है. नाउ दिस इज डियाडेनम, तो ये वाला जो पार्ट ऑफ द mesentery होगा, दिस इज कॉल्ड डॉर्सल मेसोडियाडेनम. ठीक है, तो ये जो इसी तरह जो कोलॉन को हैंग आउट करेगा, दिस पार्ट विल बी नोन एज डॉर्सल mesocolon. So meso is for mesentery and colon and duodenum and gastrium, these are all for the organs. So that's pretty easy to understand. This is the concept of dorsal mesentery. Okay, और ये सारी बात इन्होंने यहाँ पे बताई है कि if it is suspending the duodenum, it is called dorsal mesoduodenum. If it is covering the colon, that it is mesocolon, rectum, mesorectum. Same simple stuff. Okay, so this bit is the dorsal mesentery. अब इस dorsal mesentery का काम क्या है? It is basically providing pathway for blood vessels to reach out to the structures. So if you see, इस dorsal mesentery के अंदर ये सारी red color की blood vessels travel कर रही हैं. Okay, now what else? What is ventral mesentery? So dorsal mesentery में ये सारी बात आपको समझ में आनी चाहिए. Now ventral mesentery is basically, obviously it is on the ventral side, but if you see, मैं आपको यहाँ कोई और डायग्राम एक थी मैंने बड़ी अच्छी देखी थी जिसमें डॉर्सल mesentery. सो फॉर एग्जांपल दिस डायग्राम, सो इफ यू लुक एट दिस डायग्राम, दिस इज स्टमक. ओके, स्टमक के पीछे यहाँ जो mesentery होगी दैट विल बी नोन एज डॉर्सल mesentery, और स्टमक के आगे जो mesentery का पार्ट होगा सारा, दिस इज ऑल नोन एज वेंट्रल mesentery. लेट मी फाइंड अनदर डायग्राम फॉर यू जिसमें और कुछ क्लैरिटी के साथ ये चीज़ नज़र आ जाए. सो हेयर फॉर एग्जाम्पल, नाउ दिस इज अनदर व्यू ऑफ द एम्ब्रियो, और इस एम्ब्रियो में if you see this yellow bit is the gut tube. इस gut tube में यहाँ ये जो structure आपको दिख रहा है ना, all this structure is basically the ventral mesentery. इस ventral mesentery के बीच में develop होता है liver. So right in the middle of the ventral mesentery, liver starts forming. यहाँ liver बनना शुरू हो जाता है. तो ventral mesentery is divided into two parts. A part behind the liver and a part ahead या in front of the liver. So if we go back to the diagram जो हम discuss कर रहे थे initially इस discussion में, where is this one? So this is the GI tract, और इसके ventral side पे अगर आप देखें, so all this bit, let me change the color so that it becomes visible. So this bit is ventral mesentery and this is also ventral mesentery. Initially it was one complete layer, लेकिन बीच में ये liver develop हो गया. तो mesentery, ventral mesentery का वो part जो liver और stomach के बीच में है, this is what we call the lesser omentum. और
वेंट्रल मिजेंट्री का वो पार्ट जो कि लिवर और बॉडी वॉल, एंटीरियर बॉडी वॉल के बीच में है, दिस इज व्हाट वी कॉल द falciform ligament. सो बेसिकली ये जो वेंट्रल मिजेंट्री है, इट इज ड्राइव फ्रॉम सेप्टम ट्रांसवर्सम. सेप्टम ट्रांसवर्सम एक जनरल सेप्टम होता है इन फ्रंट ऑफ द स्टमक एरिया, और इस सेप्टम ट्रांसवर्सम में व्हाट हैपेंस इज लिवर स्टार्ट ग्रोइंग, और लिवर की ग्रोथ की वजह से ये जो सेप्टम है, इट इज डिवाइडेड इनटू अ लेजर ओमेंटम एंड अ falciform ligament. ये जो बात मैंने आपको यहाँ पे बताई कि लिवर बीच में डेवलप होना शुरू हो जाता है, तो इस वेंट्रल मिजेंट्री का वो पार्ट जो लिवर के पीछे है, या दूसरे अल्फाज में ये कहिए कि लिवर और स्टमक के बीच में है, उसे हम नाम देते हैं लेसर ओमेंटम. और लिवर के आगे का जो पार्ट है, दिस इज व्हाट वी कॉल द coronary ligament. ओके, सो dorsal mesentery, all this is dorsal mesentery, and here is the ventral mesentery. Okay, तो ये कॉन्सेप्ट्स आपको एम्ब्रियोलॉजिकली बिल्कुल क्लियर होने चाहिए. Now ventral mesentery is continuous with the dorsal mesentery. The fact that the dorsal mesentery is a continuous structure and is also continuous with the ventral mesentery is important clinically when surgeons are resecting tumors. Okay, इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है. Now the peritoneum is a continuous serous membrane lining the inner surface of the abdominal cavity. पूरी abdominal cavity is surrounded by this serous membrane which is called the peritoneum. इसमें एक लेयर वो है जो ऑर्गन्स को बहुत क्लोजली सराउंड करती है, दैट इज कॉल्ड विसरल पेरिटोनियम, और जो बॉडी वॉल को कवर करती है, दैट इज कॉल्ड पैराइटल पेरिटोनियम. एंड देन देयर आर पैराइटल एंड पेरिटोनियल रिफ्लेक्शंस व्हिच आर आल्सो कॉल्ड लिगामेंट्स. नाउ एक्चुअली मैं ये रेकमेंड करता हूँ कि ये वाला जो सेक्शन है ना, पेरिटोनियम का सेक्शन, इसको समझने के लिए डू लुक माई वीडियो ऑन द जनरल कॉन्सेप्ट्स ऑफ पेरिटोनियम. तो आपको ये बात बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगी. मैं इसका लिंक दे देता हूँ, इस वीडियो में भी दे देता हूँ और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी दे देता हूँ, ताकि आप पेरिटोनियम के कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो जाएं. इस वक्त what I want you to understand is the concept and the terminologies of dorsal mesentery and the ventral mesentery के दो parts separated by the liver. Okay? अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई तो अभी स्टार्ट करते हैं further discussion which is development of the foregut. सो सबसे पहले तो फोरगट में ये पता होना चाहिए कि ऑर्गन्स हैं कौन कौन से. सो फोरगट में देयर इज इसोफेगस, देयर इज स्टमक एंड देन सम पोर्शन ऑफ द डियोडेनम, और लिवर की भी डेवलपमेंट. तो ये सारी चीज़ें इसोफेगस, स्टमक और अपर पार्ट ऑफ द डियोडेनम इज ऑल इंक्लूडेड इन द फोरगट. तो अभी वन बाय वन ऑर्गन पिक करते हैं और उनकी एम्ब्रियोजेनेसिस डिस्कस करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं फोरगट में इसोफेगस की डेवलपमेंट. अच्छा, इसोफेगस की डेवलपमेंट मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम जब पढ़ाया था तो वहाँ भी हमारी ये बात हुई थी कि इट एक्चुअली डेवलप्स विद द रेस्पिरेटरी सिस्टम. सो ये जो ट्यूब है विच इज़ द digestive tube, उसमें से there is an outgrowth which is known as respiratory diverticulum. It arises from the upper part of the foregut. और होता ये है कि शुरू में ये दोनों continuous tube होते हैं, यानी आप देख रहे हैं इनकी जो cavity है वो बीच में continuous है. But then with the passage of time what happens is कि जो respiratory bud है उसमें से इस तरह से ridges बनना शुरू होती हैं, septum बनना शुरू होते हैं. इन्हें हम नाम देते हैं tracheoesophageal septum या tracheoesophageal ridges शुरू में, और फिर ये बिल्कुल अलग ट्यूब बन जाती है which is on the ventral side. This is the ट्रैकिया, और डॉर्सल साइड पे जो ट्यूब बनती है वो फेरिंग्स और इसोफेगस है. सो इसोफेगस की डेवलपमेंट इज बेसिकली उस वक्त स्टार्ट हो जाती है विच इज द टाइम पीरियड अराउंड 4th वीक, और वहाँ रेस्पिरेटरी डाइवर्टिकुलम पहली दफ़ा इमर्ज होता है फ्रॉम द वेंट्रल वॉल ऑफ द फोरगट. This comes up. So if in this view look at the embryo here, this yellow bit is the gut tube, ये ऊपर का portion is the foregut, and this here is the lung bud which is arising from the ventral side of the foregut. और फिर अगर आप इसको इस एंगल पे देखें तो you will understand कि ये lung bud initially communicate करता है digestive tract के tube के साथ, लेकिन फिर tracheoesophageal ridges और पूरा septum फिर ये अलग अलग हो जाते हैं दोनों. बट ये स्टोरी स्टार्ट होती है with the appearance of the lung bud. Okay, now the tracheoesophageal septum जिसकी हमने बात की, it gradually partitions this diverticulum and there is a dorsal esophagus separately and a ventral trachea separately present. In this manner the foregut divides into a ventral portion which is the respiratory system and a dorsal portion obviously which is the esophagus. At first the esophagus is short, but with descent of the heart and lungs it lengthens rapidly. और ये esophagus की lengthening बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर esophagus की lengthening नहीं होगी तो stomach एब्डोमिनल एरिया में नहीं जाएगा. दैट्स एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये अभी स्टमक के साथ भी पढ़ाऊंगा. द मस्कुलर कोट विच इज फॉर्म्ड बाय सराउंडिंग विजुअल mesenchyme इज striated मसल इन द अपर 2/3 एंड इनर्वेटेड बाय वेगस. इसोफेगस की बात हो रही है. एंड द मसल कोट
is smooth in the lower third and is innervated by splanchnic plexus. So that's all about esophagus. It grows side inside with the respiratory system. Okay, then is the stomach. Stomach big और stomach बड़ा important है. अक्सर स्टूडेंट को कॉम्प्लिकेटेड भी लगता है क्योंकि एम्ब्रियोलॉजी में स्टमक की कुछ रोटेशंस हैं, जहाँ जहाँ रोटेशंस आती हैं स्टूडेंट भी रोटेट हो जाते हैं, घूम जाते हैं. बट मैं स्लो करके और आराम आराम से समझाने की इसको कोशिश करता हूँ ताकि ये आपको कंफ्यूज ना करे. नाउ स्टमक बिगिंस इट्स डेवलपमेंट from the foregut in the fourth week as a fusiform dilation in close approximation to the respiratory diverticulum in the primitive thoracic region. So actually stomach की जो growth का process शुरू होता है that starts in the thoracic region, and what happens is something like this. You see in the thoracic region ये जो पूरा digestive system का tube था उसमें there is a fusiform dilation. So अगर आप ये diagram देखें that is the fusiform dilation which is the primitive stomach. So primitive stomach इस तरह से बनता है by a fusiform dilation and this is initially formed in the thoracic region. ठीक है, वैसे stomach कहाँ होता है? In the abdominal region. लेकिन होता फिर ये है कि esophagus की जो lengthening मैं यहाँ जिक्र कर रहा था कि lengthening of esophagus is important. So esophagus की lengthening की वजह से stomach moves down into the abdominal cavity. यानी अगर मैं आपको इसका cartoon wise बना के दिखाऊं, so if this is a person for example and this is the diaphragm, so this is how stomach is formed initially in the thorax. लेकिन जब esophagus lengthen होता है तो ये स्टमक एब्डोमिनल एरिया में आ जाता है. अगर लेंथनिंग ऑफ इसोफेगस नहीं होगी तो स्टमक यहीं थोरासिक कैविटी में पड़ा रहेगा एंड दिस इज व्हाट वी कॉल द हर्निएशन ऑफ स्टमक. Okay, so that is known as the diaphragmatic hernia, herniation of esophagus and stomach. Now during the following weeks after lengthening of the esophageal region of the foregut has occurred, the appearance and position of the stomach changes greatly as a result of different rates of growth in various regions of its walls and changes in position of the surrounding organs. Positional changes of stomach are most easily explained by assuming that it rotates around a longitudinal axis and an anteroposterior axis. Now this is important. Stomach जो है, stomach के साथ कुछ दूसरे organs भी associated हैं. For example, if you look a few diagrams like this one here, not this one particularly, this diagram, this is an important diagram. So you see here this is stomach. stomach के पीछे यहाँ पे जो mesentery होगी that will be the dorsal mesentery. stomach के सामने जो mesentery होगी that will be the ventral mesentery. stomach अगर इधर या उधर move करेगा तो साथ में ये जो पीछे mesentery है ये भी move करेगी accordingly, और as a result of this जब stomach अपनी growth को continue करता है during embryogenesis तो इसमें कुछ movements होती हैं. There is one movement which is along the longitudinal axis, there is other movement which is along the anteroposterior axis. और इन movements की वजह से स्टमक की तो पोजीशन चेंज होती ही है, लेकिन स्टमक के आगे जो स्ट्रक्चर्स हैं सच एज लिवर और स्टमक के पीछे जो स्ट्रक्चर्स हैं सच एज द डॉर्सल मिजेंट्री में जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी भी पोजीशन चेंज होती है. आइए देखते हैं कि स्टमक की रोटेशंस क्या क्या हैं. सो स्टमक रोटेट्स 90 डिग्री clockwise around the longitudinal axis, causing, और इस रोटेशन से होता क्या है, causing its left side to face anteriorly and its right side to face posteriorly. अब जरा सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट समझ लो कि हम बात क्या कर रहे हैं. So if you look at this diagram, this is the longitudinal axis across the developing stomach, or suppose I say that this is the right side of the stomach and this is the left side of the stomach, then what's actually happening is कि पहली जो longitudinal axis की rotation है वो इस तरह हो रही है कि जो left side है it comes to the front and the right side goes to the back. So this is the first rotation which is known as the rotation along the longitudinal axis. So what's happening is the left side faces the front anteriorly and the right side faces posteriorly. Okay, अच्छा ये कंटिन्यू करता है एडल्ट लाइफ में and it is depicted also by the nerve supply. So the left vagus initially innervating the left side of the stomach, अब कहाँ इनरवेट करेगी, एंटीरियर वॉल पे, क्योंकि रोटेशन की वजह से जो लेफ्ट साइड था वो एंटीरियर साइड पे आ गया. सिमिलरली द राइट नर्व इनरवेट्स द पोस्टीरियर वॉल, क्योंकि राइट साइड अब कहाँ चला गया, पोस्टीरियर साइड पे चला गया. सो ये पहली रोटेशन है विच इज अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस. ओके, तो ये बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए. ड्यूरिंग दिस रोटेशन द ओरिजिनल पोस्टीरियर वॉल ऑफ द स्टमक ग्रोज फास्टर देन द एंटीरियर पोर्शन, फॉर्मिंग द ग्रेटर एंड द लेसर कर्वेचर. सो
सो ये जो स्टमक के दो कर्वेचर्स बनते हैं, द ग्रेटर कर्वेचर एंड द लेसर कर्वेचर, इनमें जो ग्रोथ है वो अलग अलग रेट्स पे होती है. सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ हो रही है तो यू सी मच मोर कर्वेचर हेयर, दिस इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड ग्रेटर कर्वेचर. और यहाँ पे ग्रोथ का रेट स्लो है. ओके, सो फर्स्ट रोटेशन, समझ मिली बात, लेफ्ट साइड आ गया एंटीरियर साइड पे, राइट साइड चला गया पोस्टीरियर साइड पे, और ये दो कर्व्स बन गए. Okay, now the cephalic and the caudal ends of the stomach originally lie in the midline. यानी जो cephalic end है और जो caudal end है, both of them are actually lying in the midline. But then what happens? Then there is another rotation along the anteroposterior axis, और वो rotation इस तरह से है. And when this rotation happens, ये जो caudal end है, it moves a little up, और जो cephalic end है, it moves a little down. So ये वाली movement second rotation है. Now during further growth, the stomach rotates around the anteroposterior axis such that the caudal or the pyloric part moves to the right and upward, and the cephalic or the cardiac portion moves to the left and slightly downward. The stomach thus assumes its final position, its axis running from above left to below right. So one more time, focus on this diagram guys, because this is all very important. Stomach की जो rotations हैं, ये examiners, they are very much interested in asking this. So if you focus on this diagram, you understand this all. This is primitive stomach, जिसका ये cephalic end है, ये caudal end है, both in the midline. The first rotation is around the longitudinal axis, जिसमें left side of the stomach goes and become anterior side of the stomach, and the right side of the stomach rotates and now becomes the posterior side of the stomach. With this, there is a greater curvature, different rate of cell growth, and there is a lesser curvature. Further on, the cephalic end moves slightly downwards, caudal end moves slightly upwards, or this is then the final position, final adult position of the stomach. Okay, now these rotations are very important, so stop the video, do watch the video again and again अगर बात समझ में नहीं आती. Now the stomach की rotation से सिर्फ stomach में फर्क नहीं पड़ेगा. I told you there is attached mesentery. So stomach is attached to the dorsal body wall by dorsal mesentery, which is known as dorsal mesogastrium, and to the ventral body wall by the ventral mesogastrium, which is also part of the septum transversum, जिसमें liver develop करता है. As liver grows into this region, mesoderm forming the ventral mesogastrium become thinner and form two parts. One is called the lesser omentum and the other one is called falciform ligament. ये concept हमने already up in this video discuss कर लिया है. Okay. Now due to stomach's rotation and disproportionate growth, the position of the dorsal and the ventral mesentery is also changed. Rotation about the longitudinal axis pulls the dorsal mesogastrium to the left and creates a space behind the stomach, which is known as the omental bursa or the lesser peritoneal sac. Now that is extremely important concept, very very important concept. Okay, now see what's happening. Stomach की जो movement हो रही है, it's not all in the midline. इस diagram में तो you see it's all in the midline, लेकिन जब stomach की movement होगी, then what will happen कि इस तरह एक gap create हो जाएगा, and this gap behind the stomach is known as omental bursa. This is very important concept. So use your imagination. Stomach when in the midline, dorsal mesentery in the midline. लेकिन जब stomach move करेगा तो ये mesentery भी खींचेगी और यहाँ पे इस तरह से move करेगी. So that gap which is generated here is due to rotation of the stomach. Another diagram to show the same concept. So see, this is stomach here. This is posterior body wall. So this is the dorsal mesentery. Now when stomach is moving, उस stomach अगर इस direction में move कर रहा है, so you see there is a cavity, there is a bursa being produced in the dorsal side of the stomach. और जब stomach further move करेगा, full rotation उसकी complete हो जाएगी, तो ये mesentery, dorsal mesentery जो पहले midline में थी, अब उसके पीछे एक पूरा cavity बन गई है. This is what is known as the lesser sac. Okay, so lesser sac is produced actually due to rotation of stomach. Very important concept, don't miss this. Okay, now this rotation also pulls the lesser omentum to the right. As this process continues in the 5th week of development, the spleen primordium appears as the mesodermal proliferation between the two layers of the dorsal mesogastrium. So spleen basically ये जो dorsal mesogastrium है, इसमें spleen की development within the dorsal mesogastrium start हो जाती है, within the dorsal mesogastrium. बिल्कुल ऐसे ही जैसे septum transversum में liver की development start होती है. मैंने इस diagram में जैसे आपको बताया था, this diagram for example, you see, I told you कि
दिस इज ऑल दी वेंट्रल मिजेंट्री। इसमें लिवर स्टार्ट हो जाता है बनना। बिल्कुल ऐसे ही स्टमक के बैक साइड पर जो डॉर्सल मिजेंट्री है उसमें, उसके सब्सटेंस में स्प्लीन की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है ड्यूरिंग द 5th वीक ऑफ डेवलपमेंट। With continued rotation of the stomach, the dorsal mesogastrium lengthens and the portion between the spleen and the dorsal midline swings to the left and become attached to the peritoneum of the posterior abdominal wall by a layer fascia, which is the Torts fascia. The spleen becomes connected to the posterior body wall in the region of the left kidney by the lieno-renal reflection of peritoneum, and to the stomach by the gastro-renal reflection, and this is visible in this diagram as well as the next one. So let's have a look at this diagram कि यहाँ पर ये कहाँ बात बता रहे हैं. So let's try to label different organs in this diagram. This is what, obviously the stomach. This is what, this is obviously the liver. So this is the lesser omentum, and then there will be a falciform ligament in the anterior part. So this is all about the ventral mesentery. अब dorsal mesentery की क्या कहानी थी? ये थी पूरी dorsal mesentery. इस डॉर्सल मिजेंट्री के बीच में अब क्या डेवलप हो गया? यहाँ पे डेवलप हो गया स्प्लीन. तो जो स्प्लीन डेवलप हो गया, अब स्प्लीन ने इस डॉर्सल मिजेंट्री को डिवाइड कर दिया है दो पार्ट्स में. एक वो पार्ट है दिस वन जो स्प्लीन और स्टमक के बीच में है, दिस इज कॉल्ड गैस्ट्रोलीनल रिफ्लेक्शन. अब एक दूसरा पार्ट ये है जो स्प्लीन और पोस्टीरियर बॉडी वॉल के बीच में है, दिस इज कॉल्ड लीनो-रीनल रिफ्लेक्शन. ओके, सो ये दो रिफ्लेक्शंस ऑफ डॉर्सल मिजेंट्री हैं विच आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ स्प्लीन. Now, lengthening and attachment of the dorsal mesogastrium to the posterior body wall also determines the final positioning of pancreas. Initially, the organ grows into the dorsal mesoduodenum, but eventually its tail extends into the dorsal mesogastrium. Because this portion of the dorsal mesogastrium becomes attached to the posterior body wall, the tail of the pancreas lies against this region. Now, what they are saying is basically कि ये जो पूरी movement हम discuss कर रहे हैं stomach की, it is also affecting the positioning of pancreas. और ये हम discuss करेंगे जब हम duodenum की development पढ़ रहे होंगे, तब ये बात में दोबारा लेकर आऊंगा इस पॉइंट की तरफ. अभी इस पॉइंट को पार्क इन योर माइंड, इसको यहीं पे रोक दें. वी विल टॉक अबाउट दिस. ओके, लेकिन अब तक मोटी मोटी देखें बात हो क्या रही है. बात ये हो रही है कि जो स्टमक की रोटेशन हुई है ना, इस स्टमक की रोटेशन ने पूरी दुनिया हिला दी है. स्टमक की तो पोजीशन चेंज हुई ही है, साथ साथ जो डॉर्सल मिजेंट्री थी उसकी भी पोजीशन चेंज हुई, एक पूरा सैक बन गया. इसमें स्प्लीन डेवलप हुआ, उसकी भी पोजीशन चेंज हुई, पैंक्रियास की भी पोजीशन चेंज हुई. सो अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज्ड पोजीशन जस्ट because of rotation of stomach. Okay, now as a result of the rotation of stomach about its anteroposterior axis, the dorsal mesogastrium bulges down. It continues to grow down and form a double layered sac extending over the transverse colon and small intestinal loop, and this is what we call the greater omentum. Now, another thing which happens due to the rotation of stomach is that ये जो peritoneal lining है, ये कॉलोन के आगे ओवरहैंग करती हैं और फिर ये लेयर्स आपस में फ्यूज हो जाती हैं, फॉर्मिंग दिस स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड ग्रेटर ओमेंटम. और इसके लिए मेरे एनाटमी के लेक्चर्स आपको डिटेल में देखने पड़ेंगे ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए. ओके, नाउ एम्ब्रियोलॉजिकली आपको इतना पता होना चाहिए कि क्या क्या कुछ बनता है एज अ रिजल्ट ऑफ रोटेशन ऑफ द स्टमक, एंड वन ऑफ द थिंग इज ग्रेटर ओमेंटम एज वेल. Now, ventral mesentery, which includes the lesser omentum and the falciform ligament, forms from the ventral mesogastrium, which itself is derived from septum transversum. ये बात अब हमने कई दफ़ा कर ली कि जो septum transversum है, उस septum transversum में liver develop होता है, और liver के develop होने से liver और stomach के बीच का part कहलाता है lesser omentum, और liver और anterior body wall के बीच का part कहलाता है falciform ligament. ये बात हमने कई दफ़ा अब discuss कर ली है इस वीडियो में, so I'm not going to spend more time on this. When liver cord grows into septum, किस सेप्टम की बात हो रही है? सेप्टम ट्रांसवर्सम की. It then forms the falciform ligament and lesser. मुझे नहीं पता बार बार ये लोग क्यों ये बात कर रहे हैं. This is the repetition of the same thing again and again. Now, falciform ligament के lower margin की तरफ there is umbilical vein, which then forms after birth the round ligament of the liver or the ligamentum teres. Okay, right, that's fine. And the free margin of the lesser omentum connecting the duodenum and the liver is thickened to form the portal pedicel. इसके अंदर there are portal vein, bile duct and hepatic artery.
एंड एपिप्लॉइड फोरामेन, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमने एनाटॉमी में डिस्कस किए हुए हैं, तो मैं यहाँ अभी डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन सिर्फ इतनी बात बता दूं कि इट इज समथिंग लाइक, सो फॉर एग्जांपल इफ यू लुक एट दिस डायग्राम, यहाँ कहीं लिवर होगा और लिवर और स्टमक के बीच में यहाँ जो मेम्ब्रेन होगी, दैट मेम्ब्रेन विल बी द लेसर ओमेंटम, और इसमें होता है एपिप्लॉइड फोरामेन विच इज द एंट्री टू द लेसर सैक, क्योंकि स्टमक के पीछे क्या होगा, लेसर सैक। तो ये सारे कॉन्सेप्ट मैं एनाटॉमी में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो हम इसको यहाँ स्किप कर सकते हैं। ओके, इनफैक्ट ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट इस तरह भी है कि ये जो फ्री मार्जिन होता है लेजर ओमेंटम का, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स गुजर रहे हैं। मैंने आपको बताया इसमें बाइल डक्ट गुजर रही है, इसमें हेपारिक आर्टरी है, इसमें पोर्टल वेन है। इनफैक्ट जब सर्जरी करते हैं और यहाँ अगर ब्लीडिंग हो जाती है तो थंब से सर्जन इस एरिया को प्रेस करता है, लेसर ओमेंटम के फ्री मार्जिन को। इसको एक्चुअली एक नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रिंगल मैनूवर, और ये भी मैंने एनाटॉमी की वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। सो अगर आप मेरी एनाटॉमी की प्लेलिस्ट देख रहे हैं एब्डोमेन की, और साथ में ये एम्ब्रियोलॉजी की प्लेलिस्ट देख रहे हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। ओके, इस डायग्राम में आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या चीज़ें हैं। दिस इज स्टमक, दिस इज लिवर ऑब्वियसली, दिस इज गॉल ब्लैडर, ये हैंगिंग फैट, ये सारा क्या है, दिस इज ऑल द ग्रेटर ओमेंटम। ओके, नाउ ग्रेटर ओमेंटम हो गया, ग्रेटर सैक और पेरिटोनियल कैविटी के कॉन्सेप्ट मैं बार बार कह रहा हूं कि ये हमने एनाटॉमी की वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डियोडेनम की डेवलपमेंट। सो स्टमक की डेवलपमेंट में मेजर पॉइंट्स क्या थे जो आपको याद रखने हैं कि स्टमक स्टार्ट होता है द डेवलपमेंट ऑफ स्टमक एज अ फ्यूजिफॉर्म स्ट्रक्चर इन द थोरैक्स, फिर एसोफेगस इलोंगेट होता है, ये आ जाता है एब्डोमिनल कैविटी में। अब इसकी दो रोटेशंस हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस की रोटेशन है, दूसरी एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस की रोटेशन है। इस रोटेशन की वजह से स्टमक की पोजीशंस में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो आपको याद रखने हैं, और ओमेंटल बर्सा कैसे बनता है, डॉर्सल मेसेंट्री किस तरह से मूव करती है, स्प्लीन की डेवलपमेंट, लीनोरीनल और गैस्ट्रोलीनल रिफ्लेक्शंस, ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई, तो स्टमक की रोटेशंस इज गुड टू गो। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि डियोडेनम किस तरह से डेवलप होती है। सो द टर्मिनल पार्ट ऑफ द फोरगट एंड द सेफेलिक पार्ट ऑफ द मिडगट, मैंने आपको बताया कि डियोडेनम इज फॉर्म्ड ऑफ टू पोर्शंस, फोरगट का आखिरी का हिस्सा और मिडगट का शुरू का हिस्सा मिलकर क्या बनाते हैं, डियोडेनम। तो चूंकि दो पार्ट से बनी है तो ऑब्वियसली इसकी नर्व सप्लाई भी डबल होगी, है ना, नाउ द ब्लड सप्लाई भी डबल होगी। द जंक्शन ऑफ द टू पार्ट्स इज डायरेक्टली डिस्टल टू द ओरिजिन ऑफ द लिवर पार्ट। लिवर बट के बाद का इलाका सारा मिडगट है, लिवर गट के पहले का इलाका सारा फोरगट है। Now as the stomach rotates, the duodenum takes on to form a C-shaped loop and rotates to the right. तो duodenum की भी जो movement है वो linked है stomach की rotation के साथ. This rotation together with rapid growth of the head of the pancreas swings the duodenum from its initial midline position to the right side of the abdominal cavity. The pancreas and most of the duodenum becomes attached to the posterior body wall, becomes retroperitoneal, but there is a small portion of the distal region of the duodenum which is called the duodenal cap still is suspended in the mesentery. Okay, ये सारा पढ़ लेता हूँ फिर एक साथ समझाता हूँ. During the second month, the lumen of the duodenum is all obliterated by proliferation of cells. However, the lumen is recanalized shortly thereafter. Because of the foregut is supplied by the celiac artery and the midgut is supplied by the superior mesenteric artery, duodenum is supplied by both. क्योंकि duodenum is developed from the foregut as well as from the midgut. तो celiac artery भी सप्लाई करती है इसको और superior mesenteric भी सप्लाई करती है. अब duodenum देखो स्टार्ट में ना duodenum is the midline structure, so it is present in the midline. This is the duodenum. लेकिन भाई स्टमक ने किसी को भी नहीं छोड़ा. स्टमक की मूवमेंट से duodenum moves on to the right side. Okay, और फिर ये चीज़ बन जाती है कि esophagus आई, ये स्टमक है और स्टमक के बाद ये C shaped structure बन जाता है duodenum का. So duodenum की राइट साइड पे पोजिशनिंग का जिम्मेदार कौन है, स्टमक की रोटेशन. ओके, और फिर यहाँ पे हेड ऑफ पैंक्रियाज एंड देन द पैंक्रियाज गोज लाइक दिस. और डियोडेनम में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ इन्होंने बताया कि द डियोडेनम इनिशियली बिकम्स टोटली ब्लॉक्ड विद द सेलुलर प्रोलिफरेशन. मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा बताया है एम्ब्रियोलॉजी का ये जनरल प्रिंसिपल है कि जहाँ कहीं ट्यूब्स और कैविटीज़ हैं वो अक्सर प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स की वजह से ब्लॉक हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं. फिर उसमें एपोप्टोसिस होती है, प्रोग्राम सेल डेथ होती है, दोबारा से कैविटीज़ और कैनाल्स बनना शुरू हो जाती हैं एंड देन दिस कैविटी एंड कैनाल फॉर्मेशन की वजह से फिर एक प्रॉपर ट्यूब बन जाती है. ठीक है, और अगर ये फेलियर ऑफ दिस हो जाए तो ये बस समझो ट्यूब बंद ही होगी, खुलेगी नहीं दोबारा. ओके, राइट. ओके जनाब, तो ये हो गई डियोडेनम की स्टोरी. अब स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ लिवर एंड गॉल ब्लैडर.
अच्छा, लिवर की डेवलपमेंट पर हम बार बार ये बात तो करते हुए आए हैं कि लिवर एक्चुअली सेप्टम ट्रांसवर्सम में ग्रो करना शुरू करता है। देयर इज अ लिवर बर्ड, और वो जो लिवर बर्ड जैसे ग्रो करती है तो वो वेंट्रल मिजेंट्री को डिवाइड कर देती है इनटू लेसर ओमेंटम एंड द फैल्सिफॉर्म लिगामेंट। ये बात हमने कई दफ़ा की है और इसकी डिफरेंट डायग्राम्स भी। सो फॉर एग्जांपल हियर दिस बिट इज़ द फैल्सिफॉर्म लिगामेंट हियर एंड दिस बिट इज़ द लेसर ओमेंटम, और बीच में ये क्या डेवलप हो रहा है, लिवर। सो इनिशियली जब लिवर डेवलप नहीं हुआ था तो ये लेसर ओमेंटम और फैल्सिफॉर्म लिगामेंट वाज नोन एज सेप्टम ट्रांसवर्सम। सो सेप्टम ट्रांसवर्सम में बेसिकली लिवर की ग्रोथ इनिशिएट होती है, ठीक है। नाउ लिवर प्रिमोडियम अपीयर्स इन द मिडल ऑफ द थर्ड वीक एज एन आउटग्रोथ ऑफ द एंडोडर्मल एपिथेलियम इन द डिस्टल एंड ऑफ द फोरगट। सो फोरगट की आउटग्रोथ है ये जो लिवर बर्ड निकलती है वो निकलती है फोरगट से। दिस आउटग्रोथ और दिस इज ऑल्सो नोन एज द हेपेटिक डायवर्टिकुलम और द लिवर बर्ड कंसिस्ट ऑफ रैपिडली proliferating cells that penetrate the septum transversum, that is the mesodermal plate between the pericardial cavity and the stalk of the yolk cell. So septum transversum में liver की growth start होती है, whereas hepatic cells continue to penetrate the septum. तो इसके साथ ही जो initial part था hepatic diverticulum का, जो foregut के डिओडेनम का जो अपर पार्ट है उसके साथ कंटिन्यू था, वो नैरो डाउन होकर एक्चुअली क्या बनाना शुरू कर देता है, बाइल डक्ट। तो इसका कॉन्सेप्ट बेसिकली देखें इस तरह से है कि लेट मी टेक यू टू वन ऑफ द डायग्राम्स। सो हियर फॉर एग्जांपल यू सी दिस इज द फोरगट, ये पूरी फोरगट है और इसोफेगस का पार्ट होगा, देन स्टमक, और ये डिओडेनम का पार्ट है। तो इनिशियली यहाँ डिओडेनम से ये हेपेटिक बर्ड निकली थी और ये पूरा लिवर बन गया, और अब जो लिवर और डिओडेनम का बीच का पार्ट था इट स्टार्ट्स फॉर्मिंग द बाइल डक्ट। तो यहाँ पे ये बाइल डक्ट बन जाती है। फिर बाइल डक्ट से फर्दर एक डायवर्टिकुलम निकलता है विच फॉर्म्स द सिस्टिक डक्ट एंड द गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर और सिस्टिक डक्ट जो हैं दे आर एक्चुअली उनकी बर्ड्स निकलती हैं फ्रॉम द बाइल डक्ट। अ स्मॉल वेंट्रल आउटग्रोथ इज फॉर्म्ड बाय द बाइल डक्ट एंड दिस आउटग्रोथ गिव राइज टू गॉल ब्लैडर एज वेल एज द सिस्टिक डक्ट, ठीक है। और फिर फर्दर ग्रोथ ऑफ द cords of the hepatocyte start expanding and starts making liver cells or liver parenchyma, and the connective tissue is derived from the surrounding mesoderm. Okay, when liver cells have invaded the entire septum transversum, तो पूरा septum transversum जो है basically वो fill up हो जाता है liver cell से, so much so कि सिर्फ एक छोटा सा part बचता है जो between the liver and the anterior body wall, falciform ligament, and then a small part between the liver and the stomach actually, which forms the lesser omentum. हमने ये बात कई दफ़ा कर ली, and together they are known as ventral mesentery. Now इसके अलावा जो लिवर है उसके कुछ एरियाज हैं जो आपको पता होने चाहिए। मेसोडर्म ऑन द सरफेस ऑफ द लिवर डिफरेंशिएट्स इनटू विजरल पेरिटोनियम एक्सेप्ट ऑन द क्रेनियल सरफेस। जो सुपीरियर सरफेस ऑफ लिवर है, लिवर की 5 सरफेसेस होती हैं, उसमें से जो सुपीरियर सरफेस ऑफ लिवर है उसमें देयर इज नो पेरिटोनियल कवरिंग, इट इज देयरफॉर आल्सो नोन एज द बेयर एरिया ऑफ द लिवर। ओके, देयर इज अ बेयर एरिया ऑफ द लिवर। देन आपको कुछ फंक्शंस के बारे में बहरहाल यहाँ इन्होंने बताया है, वो एम्ब्रियोलॉजी का डोमेन है नहीं, बट एनीवेज यू शुड नो ड्यूरिंग द एम्ब्रियोलॉजिक पीरियड पर्टिकुलरली अराउंड 10th वीक ऑफ डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा लिवर का वेट होता है, पर्टिकुलरली बिकॉज इट इज़ परफॉर्मिंग द हेमेरोपोएटिक फंक्शन। इसमें ब्लड सेल की प्रोडक्शन हो रही होती है, सो लिवर का एक इंपॉर्टेंट रोल है ड्यूरिंग एम्ब्रियोलॉजिकल पीरियड, जिसमें यू सी एज मच एज 10% ऑफ द टोटल बॉडी वेट इज attributed to liver। इतना बड़ा होता है लिवर embryos में। Now large nests of proliferating cells which produce red and white blood cells lie between hepatic cells and the wall of the vessel. So a lot of red white blood cells, they are being produced in the liver. This activity gradually subsides during the last 2 months of the intrauterine life, and only small hematopoietic islands remain at the birth. The weight of the liver is then only 5% of the total body weight. So initially when the liver is being produced in the body, उसका एक मेजर फंक्शन है हेमेरोपोएसिस, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये रोल कम होता चला जाता है। इसी के साथ साथ उसका वेट भी कंपैरेटिवली कम होता चला जाता है, फ्रॉम 10% व्हेन इट इज परफॉर्मिंग हेमेरोपोएसिस टू ओनली 5% व्हेन इट इज परफॉर्मिंग हेमेरोपोएसिस टू अ वेरी लिटिल एक्सटेंट। Another important function of liver begins at approximately 12th week of embryogenesis when bile is formed by the, ये इसका एक्चुअल काम है लिवर का। Meanwhile, because gallbladder and cystic duct have developed and the cystic duct has joined the hepatic duct to form the bile duct, bile can enter into the gastrointestinal tract. ठीक है ना, तो ये duodenum actually enter होता है. As a result, its contents take on dark green color. So babies का जो GI tract है उसके contents are dark green because bile is entering.
Because of positional changes of duodenum, the entrance of bile duct gradually shifts from its initial anterior position to a posterior one because of the rotation of stomach, you know that, and consequently the bile duct passes behind the duodenum. Okay, so liver की different diagrams में यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे भी दिखाया हुआ है कि there is liver bud का जो caudal portion है, it makes the the bile duct, जिसमें से diverticulum निकलता है cystic duct और gall bladder के लिए. Okay, so ये तमाम स्ट्रक्चर्स आपको क्लियरली पता होने चाहिए. व्हाट इज गॉल ब्लैडर, उससे डक्ट निकल रही है सिस्टिक डक्ट. देयर इज हेपेरिक डक्ट एंड सिस्टिक डक्ट एंड हेपेरिक डक्ट कंबाइन टू फॉर्म बाइल डक्ट व्हिच एंटर्स इनटू duodenum. All right, now let's see, there are some important molecular regulators of liver embryogenesis. All of the foregut endoderm has the potential to express liver specific genes and to differentiate into liver tissue. So सारे फोरगट में ये जीन्स मौजूद होती हैं और लिवर बन सकता है. However, this expression is blocked by factors produced by the surrounding tissue. वरना तो ये होता है इसोफेगस से भी लिवर बन रहा होता, स्टमक से भी लिवर बन रहा होता. तो जीन्स मौजूद हैं लेकिन लिवर बनता नहीं है because there are some subsiding factors. The action of these inhibitors is blocked in the prospective hepatic region by fibroblast growth factor 2 secreted by the cardiac mesoderm and by blood vessels forming the endothelial cells adjacent to the gut tube at the site of the liver. So basically बात ये हो रही है कि देखो इसोफेगस है, फिर स्टमक है, स्टमक के बाद ये duodenum है. नाउ दिस इज द एरिया जहाँ से लिवर बड निकलेगी. लिवर बनाने वाली जीन्स यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, लेकिन वहाँ पे वो ब्लॉक कर दी जाती हैं. लेकिन ये जो ब्लॉकेज है वो यहाँ पे नहीं होता. हेपेटिक रीजन में देयर इज़ नो ब्लॉकेज, और चूंकि कोई ब्लॉकेज नहीं है वो लिवर बना देते हैं. इस एरिया में हमारी बॉडी में लिवर बन जाता है, बाकी एरियाज़ में नहीं बनता. ओके, और उसमें इंपॉर्टेंट प्लेयर कौन है? FGF2. Now, thus the cardiac mesoderm together with its neighboring vascular endothelial cells instruct the gut mesoderm to express liver-specific genes by inhibiting an inhibitory factor of the same genes. My God, I mean this is too much of confusing stuff. मैं इसको आसान करके बताता हूँ. So there is esophagus here, then there is stomach, and then there is duodenal region, और यहाँ से liver bud निकलेगी. अब बता ये रहे हैं यहाँ पर बेसिकली कि यहाँ पर भी लिवर बनाने वाली जीन्स हैं, यहाँ पर भी लिवर बनाने वाली जीन्स हैं, स्टमक में भी हैं, हर जगह है. लेकिन यहाँ कोई एक इनहिबिटरी फैक्टर होता है जो इन जीन्स को एक्सप्रेस नहीं होने देता, तो लिवर नहीं बनता. वो फैक्टर यहाँ भी होता है. अगर ये फैक्टर अपना काम करे तो यहाँ भी लिवर ना बने, लेकिन इस फैक्टर को इनहिबिट करता है एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिसका नाम है FGF2. सो ये FGF2 आता है, इसको ब्लॉक करता है. चूंकि ये ब्लॉक हो गया तो अब लिवर बन जाता है. ओके, सो ये जो कन्फ्यूजिंग सी लाइन लिखी है, इनहिबिशन ऑफ एन इनहिबिटरी फैक्टर, तो ये जो भी फैक्टर था जो लिवर बनने से रोक रहा था उसको रोक दिया FGF2 ने. That sort of thing. Okay. Other factors participating in this instruction are BMPs secreted by the septum transversum itself. BMPs appear to enhance the competence of prospective liver endoderm to respond, ताकि ये FGF2 अपना यहाँ पे काम ठीक से कर सके, उसको make sure करता है BMP. ओके, तो ये दोनों मिलकर इसी एरिया में लिवर बनवाते हैं, बाकी किसी और एरिया में नहीं. Once this instruction is received, वो इंस्ट्रक्शन क्या है? FGF2 का काम करना और यहाँ इनहिबिशन को इनहिबिट करना. Once the instruction is received, cells in the liver feel differentiate into both hepatocyte as well as the biliary structure, okay, by a process that is at least partially regulated by hepatocyte nuclear transcription factor, also known as HNF 3 and 4. तो इट्स अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन अगर वीडियो को रोक के रिवाइंड करके सुनोगे तो बात समझ में आ भी जाएगी, इतनी मुश्किल भी नहीं है. ओके, नाउ कुछ क्लिनिकल इंपॉर्टेंट बातें हैं. वेरिएशन इन द लिवर लॉब्यूलेशन आर कॉमन बट नॉट क्लिनिकली सिग्निफिकेंट. लिवर के जो लोब्स हैं. Now, accessory hepatic duct and duplication of gallbladder are also common and usually asymptomatic. पता भी नहीं चलता पेशेंट को कि उसके पास 2 gall bladders हैं, okay, और कोई accessory hepatic duct भी है. So patient doesn't even realize that. However, they become clinically important under pathological conditions. In some cases, the ducts which pass through a solid phase in their development fail to recanalize. This defect, extrahepatic biliary atresia, occurs in 1 in 15,000 live births. Among patients with extrahepatic biliary atresia, 15 to 20% have patent proximal duct and a
correctable defect, but the remainder usually die unless they receive a liver transplant. तो बेसिकली बात ये हो रही है कि जो डक्ट्स बनती हैं बिलियरी ट्री की, वो जब सेल प्रोलिफरेशन की वजह से फुल भर जाती हैं तो इसके बाद रीकैनलाइजेशन होनी होती है, जो कि नहीं हो रही है इनमें, एंड दिस इज व्हाट इज नोन एज एक्स्ट्राहेपेरिक बिलियरी एट्रीजिया. ओके, और ये यूजुअली सर्जरी से करेक्ट हो जाता है. Another problem with duct formation lies within the liver itself, and this is intrahepatic duct atresia or hyperplasia. This rare abnormality, 1 in 100,000 live births, यानी 1,00,000 में से एक live birth, may be caused by fetal infections. It may be lethal, but usually runs an extended benign course. So basically, अगर लिवर के बाहर रीकैनलाइजेशन नहीं हुआ तो एक्स्ट्राहेपेरिक बिलियरी एट्रीजिया, लिवर के अंदर डक्ट्स ब्लॉक हो गई तो इंट्राहेपेरिक बिलियरी एट्रीजिया, which is usually attributed to infections, right? Okay, now let us talk about how pancreas is developed in the body. So this diagram, for example, is also showing duplication of gallbladder. You see there are 2 gallbladders in this patient. Okay, there is distended hepatic duct, and so this is basically showing some pathology. Anyways, let's discuss how pancreas is developed. अच्छा, पैंक्रियाज की स्टोरी ये है कि पैंक्रियाज इज फॉर्म्ड बाय 2 बर्ड्स. इसमें एक डॉर्सल बर्ड निकलती है और एक वेंट्रल बर्ड निकलती है, और ये बर्ड्स बेसिकली डिओर्डिनम से निकलती हैं. सो ये जो दोनों बर्ड्स हैं ये अल्टीमेटली आपस में फ्यूज हो जाती हैं. उसका रीज़न ये होता है क्योंकि डिओर्डिनम घूमता है. अभी मैं डायग्राम पे दिखाता हूँ कि जब डिओर्डिनम के अंदर रोटेशन होती है, और डिओर्डिनम की रोटेशन बेसिकली किसकी वजह से होती है? स्टमक की रोटेशन की वजह से. तो देखो यार, ये स्टमक की जो रोटेशन है ना, इसने पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर्स को उथल पुथल आगे पीछे कर दिया है. सारा वो कहते हैं ना उत्पात मचा के रखा है, ऊपर नीचे कर दिया है इसको. तो पैंक्रियाज भी उससे बचा नहीं है. डॉर्सल पैंक्रियाटिक बर्ड और वेंट्रल पैंक्रियाटिक बर्ड, ये 2 अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनते हैं डिओर्डिनम से, लेकिन ये दोनों आपस में मिल जाते हैं बाद में. व्हेन द डिओर्डिनम रोटेट्स to the right and becomes C-shaped, the ventral pancreatic bud moves dorsally in a manner similar to shifting the entrance of the bile duct. जैसे बाइल डक्ट की एंट्रेंस घूम गई थी और एंटीरियर से पोस्टीरियर हो गई थी, बिल्कुल ऐसे ही वेंट्रल चला जाता है बर्ड, डॉर्सल बर्ड के पास. अभी डायग्राम पे दिखाता हूँ. फाइनली द वेंट्रल बर्ड कम्स टू लाई इमीडिएटली बिलो एंड बिहाइंड द डॉर्सल बर्ड. Later, the parenchyma and the duct system of the dorsal and the ventral pancreatic birds, they fuse, और एक ही पैंक्रियाज बन जाता है बेसिकली. लेकिन द वेंट्रल बर्ड फॉर्म्स द ऑन्सिनेट प्रोसेस एंड इंफीरियर पार्ट ऑफ द हेड ऑफ द पैंक्रियाज, एंड द रिमेनिंग ऑफ द होल पैंक्रियाटिक ग्लैंड इज फॉर्म बाय द डॉर्सल बर्ड. अब मैं ये डायग्राम पे दिखा दूं, फिर वापस इस तरफ आते हैं. Where is the relevant diagram? Let me find. Yeah, here. So this, for example, is the duodenum, और duodenum के ventral side पे, this is the ventral side. मुझे कैसे पता लगा? क्योंकि यहाँ पे liver bud है. तो ये duodenum के ventral side पे, this is the small outpocketing, which is the ventral pancreatic bud, और पीछे ये जो outpocketing from duodenum is the dorsal pancreatic bud. ये दोनों pancreas हैं. लेकिन जब इसकी rotation होती है तो फिर जो ventral pancreatic bud है, और ये देखें डिओर्डिनम सी शेप हो गया. सो ये आ गया जनाब वेंट्रल पैंक्रियाटिक बर्ड जस्ट बिलो द डॉर्सल पैंक्रियाटिक बर्ड, और ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं. तो ये जो हेड ऑफ पैंक्रियाज है उसका इंफीरियर पार्ट और ये जो ओंसिनेट प्रोसेस है, दिस इज ऑल मेड अप ऑफ द वेंट्रल पैंक्रियाज. और बाकी का सारा जो मेजर पैंक्रियाज है, द बॉडी ऑफ द पैंक्रियाज, द टेल ऑफ द पैंक्रियाज एंड द रेस्ट ऑफ द हेड ऑफ द पैंक्रियाज, दिस इज ऑल मेड अप ऑफ द डॉर्सल पैंक्रियाटिक बर्ड. ठीक है, तो ये 2 पैंक्रियाटिक बर्ड्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, बनती हैं फिर बाद में फ्यूज कर जाती हैं. कौन से पैंक्रियाटिक बर्ड से कौन सा पार्ट बनता है ये इंपॉर्टेंट है. नाउ द मेन पैंक्रियाटिक डक्ट ऑफ विर्सिंग इज फॉर्म्ड बाय द डिस्टल पार्ट ऑफ द डॉर्सल पैंक्रियाटिक डक्ट एंड इट अल्टीमेटली joins the bile duct and enters the duodenum. The proximal part of the dorsal pancreatic duct either is obliterated or persists as a small channel, which is also called the accessory pancreatic duct of Santorini. Okay, now the main pancreatic duct together with the bile duct enters the duodenum at the side of the major papilla. The entrance of the accessory duct, when it is present, not always, is the side of the minor papilla. In about 10% of the cases, the duct system fail to fuse and the origin is double. क्या मतलब हुआ इस सारी बात का? इसका मतलब ये हुआ कि let me again find a relevant diagram so that you understand this concept here. So in this diagram you can see this is the pancreas, और ये pancreatic duct है, and here is the duodenum.
duodenum, और ये जो डक्ट ग्रीन वाली आ रही है दैट इज कमिंग फ्रॉम द लिवर एंड हेपेटोबिलियरी सिस्टम. सो दिस इज द बाइल डक्ट. ये बाइल डक्ट फ्यूज हो रही है पैंक्रियाटिक डक्ट के साथ एंड दे एंटर इन द duodenum इन अ कंबाइंड फॉर्म. इसे हम कहते हैं दिस इज द मेजर duodenal papilla, and there is another duct which sometimes separately enters accessory duct into the minor papilla. Okay, so this is what they have been describing here कि जो main pancreatic duct है it joins the bile duct and enters the duodenum at the major papilla and the accessory duct enters the minor papilla. Okay, लेकिन sometimes ये जो बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट का फ्यूजन है ये नहीं होता. इन 10% ऑफ द केसेस में बाइल डक्ट अलग एंटर हो रही होती है और पैंक्रियाटिक डक्ट अलग एंटर हो रही होती है. सो दैट्स फाइन, पेशेंट को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा. लेकिन ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एनाटॉमिकल वेरिएशंस पता होना, क्योंकि जब ERCP या MRCP या कोई भी एंडोस्कोपिक प्रोसीजर करते हैं तो ये डिफरेंसेस पता होने चाहिए, वरना पता चले अंदर जाकर पेशेंट में सरप्राइज हो रहे हैं, हो ये क्या हो रहा है. नाउ इन द 3rd month of the fetal life, pancreatic islets of Langerhans, they develop from the parenchyma of the pancreas and they start making insulin as early as the 5th month of intrauterine life. तो इंसुलिन बेबी में 5वें महीने से बन रहा होता है. ठीक है. Now glucagon and somatostatin secreting cells also develop from the parenchyma. Obviously, visceral mesoderm surrounding the pancreatic buds form the pancreatic connective tissue. ठीक है जी, ये इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है. Now the molecular regulation of pancreas development. FGF2 and activin, a TGF beta family member, produced by the notochord and endothelium of the dorsal aorta, repress the sonic hedgehog expression in the gut endoderm destined to form the dorsal pancreatic bud. So dorsal pancreatic bud बनने के लिए sonic hedgehog प्रोटीन्स का रिप्रेशन यानी इसको रोकना होगा, और इसको रोकते कौन है? एक्टिविन और FGF2. ये इस एरिया को रोकते हैं तो डिओडेनम से डॉर्सल पैंक्रियाटिक बड निकलती है. द वेंट्रल पैंक्रियाटिक बड इज इंड्यूस्ड बाय विसरल मेसोडर्म. एज अ रिजल्ट एक्सप्रेशन ऑफ द पैंक्रियाटिक एंड द डिओडेनल homeobox 1 PDX gene is upregulated. So upregulation of this set of gene, downregulation of this set of gene by these factors. Okay, although all of the downstream effectors of pancreas development have not been determined as yet, it appears that expression of the paired homeobox genes PAX4 and PAX6 specifies the endocrine cell lineage such that cells expressing both genes become insulin. वो cells जो ये दोनों genes express करेंगे becomes the beta cells, somatostatin producing cells, and gamma, which is the pancreatic polypeptide cells, whereas those expressing only PAX6 become the glucagon. Now this is preliminary understanding at the genetic level. ऐसा माना जाता है कि वो सेल्स जो इंसुलिन बना रहे हैं, सोमैटोस्टैटिन बना रहे हैं और पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड बना रहे हैं, उन सेल्स, ये वो सेल्स हैं जो PAX4 और PAX6 दोनों एक्सप्रेस करते हैं. लेकिन वो सेल्स जो ग्लूकागॉन बना रहे हैं, दे आर द वंस व्हिच आर ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ PAX6. ओके, सो दिस इज वेरी प्रिलिमिनरी जेनेरिक इंफॉर्मेशन व्हिच इज अवेलेबल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ पैंक्रियास, बट ऑब्वियसली मोर रिसर्च इज ऑन द वे और हो सकता है फ्यूचर में मजीद चीज़ें इसके बारे में पता चलें. दिस इज ऑल अबाउट फोरगट. प्रिटी हैक्टिक, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव, काफ़ी लंबा चौड़ा हिसाब किताब था. इसमें हमने इसोफेगस की बात की, देन वी टॉक्ड अबाउट गैस्ट्रिक development, stomach, उसकी rotations, and then we talked about how liver is made, how duodenum is made, how pancreas is developed. So all this is part of the foregut development. अच्छा, बिफोर वी फिनिश दी फोरगट डेवलपमेंट, तो कुछ पैंक्रियाटिक एबनॉर्मेलिटीज़ की क्लिनिकल कोरिलेशन है. दी वेंट्रल पैंक्रियाटिक बर्ड कंसिस्ट ऑफ 2 components that normally fuse and rotate around the duodenum so that they come and lie below the dorsal pancreatic bud. Occasionally ये जो रोटेशन का प्रोसेस है जिसमें वेंट्रल पैंक्रियाटिक बर्ड पूरी रोटेट करके डोर्सल साइड पे चली जाती है, ये इस तरह से माल फंक्शन करता है कि पूरा वेंट्रल पैंक्रियाटिक बर्ड कंप्लीटली डोर्सल साइड पे नहीं जाता, बल्कि वो ड्यूडेनम को ट्रैप कर लेता है. दिस इज कॉल्ड एन्युलर पैंक्रियास. ओके, एंड दिस इज नॉट अनकॉमन, दैट हैज बीन रिपोर्टेड इन लिटरेचर क्वाइट मैनी ऑफ द टाइम्स. द मालफॉर्मेशन समटाइम्स कंस्ट्रिक्ट द ड्यूडेनम, इस तरह से उसको सराउंड करता है कि बाकायदा कंस्ट्रिक्ट करता है उसको, and it can also cause complete obstruction. So this is one thing that you have to remember, annular pancreas, which is the failure of rotation of the ventral pancreatic bud. Okay, then
then there is accessory pancreatic tissue may be anywhere from the distal end of the esophagus to the tip of the primary intestinal loop. कहीं भी accessory या ectopic pancreatic tissue बन सकता है. Most frequently it lies in the mucosa of the stomach and in the Meckel's diverticulum where it may show all of the histological characteristics of pancreas itself. मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ये सारा genetic control बताया था ना pancreas का, कि pancreas ही की जगह पर क्यों डेवलप होता है. It's because of all these genes, suppression of sonic hedgehog pathway, expression of all these genes. तो if these genetic controls they go a little chaotic, तो ये किसी और जगह पे भी प्रोड्यूस हो सकता है. इसको हम कहते हैं accessory pancreatic tissue. Okay, now let's talk about the development of midgut. Now midgut में अगेन आपको पहले ये पता होना चाहिए कि midgut में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं. सो midgut में डिस्टल पार्ट ऑफ द डिओडेनम है, उसके बाद जजिनम, आइलियम, ये तमाम जो स्मॉल इंटेस्टाइनल लूप्स हैं, दे आर ऑल पार्ट ऑफ द midgut. ऑल्सो द सीकम एंड द असेंडिंग कॉलॉन और ट्रांसवर्स कॉलॉन का भी कुछ पार्ट जो है दैट इज पार्ट ऑफ द midgut. सो ये सारी midgut की डेवलपमेंट किस तरह होती है, लेट्स सी. In the 5-week-old embryo, the midgut is suspended from the dorsal abdominal wall by a short mesentery, and it communicates with the yolk sac by the vitelline duct or the yolk. ये हमने पहले भी initial phases में diagram देखी. So this diagram you see here, this portion is the midgut and this is the yolk sac. So the midgut is actually communicating with the yolk sac by a small lining, a small duct canal which is known as the vitelline duct. ठीक है, या yolk stalks को हम नाम देते हैं. So vitelline duct का काम क्या है, it connects the midgut with the yolk sac. Okay, in the adult the midgut begins immediately distal to the entrance of the bile duct. So जहाँ duodenum में bile duct enter हो रही है with the pancreatic duct obviously, वहाँ से आगे जितना भी पार्ट है duodenum का, वहाँ से midgut स्टार्ट हो गई. ठीक है, यानी अगर मैं डायग्रामेटिकली आपको रिप्रेजेंट करूँ, सो इफ दिस इज duodenum और सपोज यहाँ पे bile duct एंटर हो रही है, तो bile duct की एंट्री से ऊपर का ये सारा पोर्शन जो है ये foregut का पार्ट है, और bile duct की एंट्री के नीचे का जो सारा पोर्शन है वो midgut का पार्ट है. ओके, एंड इट टर्मिनेट्स एट द जंक्शन ऑफ द proximal two-third of the transverse colon and the distal third of the trans. So midgut is a big thing. So if you try to have a look here, so this is duodenum for example. duodenum में यहाँ पे bile duct enter हो रही है. So duodenum में bile duct की entry के बाद से लेके फिर ज़ाहिर there will be small intestinal loops, all these, and they will then be entering into cecum, और cecum से we will have ascending colon, और ascending colon के बाद there will be transverse colon. So transverse colon and then there is descending colon obviously, और फिर rectum. So duodenum में right after ये distal to the entry of the bile duct, ये duodenum का हिस्सा, पूरा jejunum, पूरा ileum, पूरा cecum, पूरा ascending colon और transverse colon का भी कुछ part. So the initial 2/3 of the transverse colon, this is all included in the midgut. Okay, over its entire length the midgut is supplied by one single artery, which is the superior mesenteric artery, the major blood supply of the midgut. जो foregut था उसकी major blood supply कौन सी है, celiac artery, but the midgut is it's by and large supplied by the superior mesenteric artery. Development of the midgut is characterized by rapid elongation of the gut and its mesentery, resulting in formation of primary intestinal loops. अच्छा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है दैट इज बेसिकली यू नो कंपोज्ड ऑफ अ लॉट ऑफ क्वाइल्ड लूप्स लाइक दिस, जजिनम और आइलियम इस तरह से होते हैं ना. सो डेफिनेटली यहाँ पे जो मिडगट का पार्ट है उसमें एक्सटेंसिव सेल ग्रोथ होगी. एक्सटेंसिव सेल ग्रोथ की वजह से जो गट का ये वाला पार्ट है उसकी ट्यूब में काफ़ी इलोंगेशन होती है और बहुत सारे इंटेस्टाइनल लूप्स बनते हैं. ठीक है, एट द एपेक्स द लूप रिमेन्स ओपन in connection with the yolk sac by the vitelline duct. ये तो जनरल प्रिंसिपल है, हमने ये बात पहले भी डिस्कस की थी कि मिडगट का जो एपेक्स का रीजन है दैट इज इन कनेक्शन विद द यॉक सैक, और बीच में जो कनेक्टिंग डक्ट है वो वाइटलाइन डक्ट है. तो ये तो वैसे ही रहता. नाउ जब ये गट के इस पोर्शन का मिडगट का इलोंगेशन हो रहा होता है, सो व्हाट हैपेंस इज कि एक सिफेलिक लिम्ब बनता है लूप का, गट लूप का, और एक कॉर्डल लिम्ब बनता है. सो अगर मैं आपको ये डायग्राम पे दिखाऊं, लेट मी फाइंड वेयर इज द डायग्राम. सो दिस डायग्राम फॉर एग्जांपल है, यू सी द स्टमक, दिस इज द डिओडेनम. अब ये है मिडगट का पोर्शन जिसमें इलोंगेशन हो रही है, जिसमें सेल डिवीजन होगी. तो एक ये ऊपर
This part is known as the cephalic limb of the intestinal loop and this part is known as the caudal limb of the intestinal loop. Cephalic limb से कुछ important structures बनते हैं such as the duodenum का distal part, jejunum और part of the ileum. यानी ये जो cephalic limb है, duodenum का जो बाइल डक्ट के बाद का पोर्शन है वो इससे बनेगा, जाजिनम इससे बननी है पूरी की पूरी एंड पार्ट ऑफ आइलियम. ठीक है, ये सब चीज़ें बनती हैं फ्रॉम द सेफेलिक पार्ट और बाकी रिमेनिंग जितना भी मिडगट है वो बनता है कॉर्डल लिम्ब से. और उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हो जाएंगी, इसमें रिमेनिंग आइलियम होगा, इसमें सीकम होगा, इसमें असेंडिंग कॉलॉन होगा और इसमें ट्रांसवर्स कॉलॉन का फर्स्ट टू थर्ड पोर्शन. सो द कॉर्डल लिम्ब बिकम्स the lower portion of the ileum, the cecum, the appendix as well, and the ascending colon and the proximal two-third of the transverse colon. ठीक हो गया जी. तो ये बात easy to understand है और बीच में ये blood supply कौन सी है, it's the superior mesenteric artery. Okay. Now ये एक टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना जरूरी है. दिस इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल हर्निएशन ऑफ द इंटेस्टाइनल लूप्स. होता बेसिकली ये है कि जब सेफेलिक पार्ट या सेफेलिक लिम्ब ऑफ द इंटेस्टिनल लूप एंड द कॉर्डल लिम्ब ऑफ द इंटेस्टिनल लूप, इनमें बहुत ज़्यादा डिवीजन होती है, तो ये जो गट का पोर्शन है ये इलोंगेट करता है, इतना इलोंगेट करता है कि क्वाइलिंग ऑफ द इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है, जिसको बोलते हैं लूप फॉर्मेशन. इस तरह से क्वाइलिंग शुरू हो जाती है. अब इसको एक्सपैंड होने के लिए जगह चाहिए, जगह यहाँ पे है नहीं. द ओनली ओपन जगह विच इज प्रेजेंट हेयर इज दिस व्हाइट लाइन डक्ट. तो ये जो डिवाइडिंग या ग्रोइंग लूप्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है ये हर्निएट करके व्हाइट लाइन डक्ट से यॉर्क सैक की तरफ जाते हैं. इसको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल हर्निएशन. So physiological herniation is basically development of primary intestinal loop which is characterized by rapid elongation, particularly the cephalic limb. इसके रिजल्ट में द रैपिड ग्रोथ होती है और रैपिड एक्सपेंशन होती है. तो ये जो लूप्स हैं उनके लिए जो जगह एम्ब्रियो में है दैट बिकम्स टू स्मॉल एंड दे नीड मोर एंड मोर स्पेस, और वो मोर और मोर स्पेस उनको मिलती है इन द अम्बिलिकल रीजन, इन द रीजन ऑफ द व्हाइट लाइन डक्ट. तो ये बेसिकली हर्निएट करके थोड़ा सा आगे निकल जाते हैं. दिस इज व्हाट इज नोन एज फिजियोलॉजिकल अम्बिलिकल हर्निएशन. तो मिडगट के हवाले से कि फिजियोलॉजिकल हर्निएशन का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि व्हाई दिस हैपेंस. दिस इज बिकॉज ऑफ रैपिड इलोंगेशन एंड रैपिड सेल डिवीजन ऑफ द मिडगट सेल्स. ओके. दूसरा जो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है वो है रोटेशन ऑफ द मिडगट. मिडगट ऑल्सो रोटेट्स. रोटेट्स का मतलब ये है कि जैसे स्टमक की रोटेशन में डिस्कस की थी ना, बिल्कुल इस तरह मिडगट भी रोटेट करती है. अच्छा, मिडगट की रोटेशन से पहले एक बात ये बता दूं कि ये जो फिजियोलॉजिकल हर्निएशन हो रही थी ये ऐसा नहीं है कि ये फिजियोलॉजिकल हर्निएशन फिर फॉर द लाइफ रहती है. ये इंटेस्टाइन्स के जो लूप्स हैं ये हर्निएट ज़रूर करते हैं वाया द व्हाइट लाइन डक्ट, लेकिन फिर आफ्टर सम टाइम दे आर रिट्रैक्टेड बैक. ये वापस चले जाते हैं विद इन द एम्ब्रियो, पेरिटोनियल कैविटी में चले जाते हैं. सो हमेशा रहते नहीं हैं. ओके. नाउ कोइंसिडेंट विद द ग्रोथ इन लेंथ द प्राइमरी इंटेस्टिनल लूप्स रोटेट्स अराउंड द एक्सिस फॉर्म्ड अराउंड द सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी. तो यहाँ जो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है इसके इर्द एक रोटेशन का फिनोमिना होता है एंड दैट्स एक्चुअली क्वाइट अ लॉट ऑफ रोटेशन. सो 270 डिग्री की पूरी रोटेशन होती है, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री. सो इट्स लाइक अ 3 टाइम रोटेशन ऑफ द इंटेस्टिनल लूप्स. ओके. नाउ इवन ड्यूरिंग द रोटेशन elongation of the intestinal loop continues and the jejunum and ileum form a number of coiled loops. The large intestine likewise lengthen considerably but does not participate in the coiling phenomena. So large intestine के इतने बड़े-बड़े loops नहीं बनते. ह्यूमंस में, एडल्ट ह्यूमंस में भी आफ्टर बर्थ भी अगर आप लेप्रोटमी करें तो आप देखते हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके लूप्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं. इट्स अ लॉन्ग एंड लार्ज स्ट्रक्चर. बट जो लार्ज इंटेस्टाइन है इट इज़ कंपैरेबली इस तरह से लूपिंग स्ट्रक्चर नहीं होता उसका. इट्स लाइक फिक्स स्ट्रक्चर, असेंडिंग कॉलॉन, ट्रांसवर्स कॉलॉन एंड डिसेंडिंग कॉलॉन. ओके. नाउ रोटेशन अकर्स ड्यूरिंग हर्निएशन, यानी जब ये स्मॉल इंटेस्टाइनल लूप्स हर्निएट होके व्हाइट लाइन डक्ट में जा रहे होते हैं तो दे आर कंटिन्यूसली रोटेटिंग 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री. ठीक है. ड्यूरिंग हर्निएशन एज वेल एज ड्यूरिंग रिट्रैक्शन, जब ये रिटर्न हो रहे होते हैं. इनफैक्ट फर्स्ट रोटेशन होती है ड्यूरिंग हर्निएशन और बाकी की 2 रोटेशंस होती हैं 90 डिग्री ईच व्हेन द कॉइल्स ऑफ इंटेस्टाइन आर बीइंग रिट्रैक्टेड बैक टू द एब्डोमिनल कैविटी. रिट्रैक्शन का जो फिनोमिना है दैट हैपेंस अराउंड 10th वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ. हर्निएटेड इंटेस्टिनल लूप्स बिगिन टू रिटर्न टू द एब्डोमिनल कैविटी. Although the factors responsible are not precisely known, it is thought that regression of the mesonephric kidney, reduced growth, well this is too much, और ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ है भी नहीं. सो बेसिकली हमें नहीं पता कि ये रिट्रैक्शन के लिए कौन से जेनेटिक फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं. ओके.
Now the proximal portion of the jejunum, the first part to re-enter. अब ये सीक्वेंस आपको पता होनी चाहिए कि सबसे पहले कौन एंटर होता है दोबारा एब्डोमिनल कैविटी में और सबसे एंड में कौन एंटर होता है. सो jejunum is the first thing to enter and cecum is the last thing to enter the abdominal cavity. तो ये बस इंपॉर्टेंट बात है इस पूरे पैराग्राफ की. ओके और सीकम से फिर एक अपेंडिज निकलता है विच फॉर्म अपेंडिक्स विच इज अ rudimentary organ in human beings. Now because appendix developed during this is also not so important, but position ये anatomy wise important point है, not embryologically, that appendix is usually retrocecal. अच्छा, mesenteries of the intestinal loop, the mesentery of the primary intestinal loop, the mesentery proper, undergoes profound changes with the rotation. अब बात ये है कि ये जो पूरे का पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है या यूं कह लीजिए कि जो मिडगट का पूरा पार्ट है ये जाहिर है डॉर्सल मिजेंट्री से हैंगिंग अराउंड कर रहा होता है. सो इफ यू लुक एट दिस डायग्राम फॉर एग्जांपल, दीज आर ऑल द मिडगट लूप्स. ओके और यहाँ पे इट इज बाउंड बाय द डॉर्सल मिजेंट्री विच इज keeping this place and binding it, attaching it with the posterior abdominal wall. So ये जो dorsal mesentery है, it is all the way connecting all the loops with the posterior abdominal wall. Okay, और that's basically it. इसमें और कोई ऐसी बात नहीं है. और ये mesentery provides the route and the pathway for superior mesenteric artery. Despite a lot of changes in the position of the midgut as well as the hindgut, ये जो mesentery है it remains a single, यानी ये stomach की rotation की तरह नहीं है. stomach की rotation में कहीं पे sac बन गए, कहीं कुछ बन गया, कहीं ligaments बन गए, यहाँ ऐसा नहीं है. ये mesentery है, जैसे जैसे intestine घूमती रहती है ऐसे ऐसे उसके साथ साथ बेचारी mesentery भी घूमती रहती है. एक important बात याद रखनी है कि ascending colon और descending colon they become retroperitoneal. So yeah, that's an important point which you have to remember कि parts of ascending colon and descending colon they become retroperitoneal. They go behind the peritoneum. बाकी जो small intestine के loops हैं, jejunum, ileum, they are hanging in the mesentery. So they are intraperitoneal. सही है. सो दैट्स ऑल अबाउट हाउ दी मिडगट डेवलप. सो जो चीज़ें आपको मिडगट के बारे में याद रखनी है, आपको मिडगट के हवाले से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हर्निएशन का कॉन्सेप्ट होना चाहिए. उसके बाद आपको रोटेशन का पता होना चाहिए, मिडगट में भी होती है, एंड रिट्रैक्शन ऑफ द हर्निएटेड लूप्स. So that's basically it about it. Up there are a lot of clinical things associated with midgut and white line duct. So let's try to focus on major clinical correlations associated with the development of midgut. So there are some important clinical scenarios which are associated with midgut development और इन पर एक quick नज़र डालते हैं. So abnormalities of mesentery. अब इसमें जो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे इन्होंने डिस्कस किया है वो ये कि यूजुअली जो असेंडिंग कॉलॉन है और डिसेंडिंग कॉलॉन है दे आर बोथ रिट्रोपेरिटोनियल. वो पेरिटोनियम के पीछे होते हैं, लेकिन समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि दे डोंट बिकम रिट्रोपेरिटोनियम, दे रिटेन द पेरिटोनियम एंड दे स्टे इंट्रापेरिटोनियल. तो वो हैंगिंग कॉलॉन का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि दिस इज देन द मोबाइल कॉलॉन या हैंगिंग कॉलॉन. ठीक है, तो दिस इज a developmental abnormality which sometimes a person encounters. और hanging colon से what happens कि colon twists upon itself forming volvulus and stuff like this. Similarly, incomplete attachment of this region of the colon to the posterior body wall may give rise to retrocolic pocketing and retrocolic hernia of small intestine. तो बेसिकली यहाँ बात ये हो रही है कि just because of the fact कि colon properly retroperitoneal नहीं होती, यानी mesentery की folding ठीक से नहीं होती, तो उससे ये volvulus और retrocolic pockets और retrocolic hernias develop होते हैं. ठीक है, then important is to discuss the body wall defects, जिसमें एक omphalocele का जिक्र मुझे आपके साथ करना है, दूसरा gastroschisis. Now omphalocele involves herniation of abdominal viscera through an enlarged umbilical ring. The viscera which may enter into the umbilical ring, they include liver, small and large intestine, stomach, spleen, gallbladder, and they are all covered by amnion. The origin of the defect is basically the failure of the bowel to return to the body cavity. अभी हमने earlier in this video ये बात की थी कि इस time period में there is physiological herniation of the intestinal loops and then retraction of the loops. अगर retraction properly नहीं होगी, यानी जो herniated intestinal loops हैं वो वापस abdominal cavity में नहीं जाते और वो stay करते हैं umbilical ring में या white line duct में, तो उससे फिर this condition is called omphalocele. Okay,
It occurs in 2.5 to 10,000 in per 10,000 live births. So it's actually a considerable number. It's, I would say, it's a considerably big number. Okay, 2.5 per 10,000. It's not something which you should neglect, and is associated with a high rate of mortality, 25% mortality. So it's a big number incidence wise, and 25% mortality. So that's something serious. And severe malformations such as cardiac anomalies in 50% of the cases, and neural tube defects in 40%. So this is something very serious. Approximately 15% of the live born infant with omphalocele have chromosomal abnormalities. So there are associated chromosomal abnormalities. Okay, so omphalocele is something you must understand. Then is a terminology called gastroschisis. It refers to a protrusion of abdominal contents through the body wall directly into the amniotic cavity. So this is not through the umbilical ring, this is not through the white line duct. This is the problem with the closure of the body wall around the connecting stalk. Okay, so therefore the herniation of the gastroschisis is usually lateral to the umbilical cord. ये इसकी identification mark है, ठीक है? And these are not usually affected by chromosomal aberrations, and therefore the prognosis is relatively better, rather excellent. Survival rate is rather excellent as compared to omphalocele. Okay, now volvulus of the bowel resulting in compromised blood flow may occur. So obviously herniation तो इसमें भी है, यानी if you look at this diagram, this is the diagram representing omphalocele, and this is the diagram lateral to the umbilical ring. There are contents out of the anterior abdominal wall. So this is gastroschisis. Surgically it can be corrected, or iska survival rate compared to omphalocele is much better. This is omphalocele. You see there are bowel loops covered with amnion through the umbilical ring. Okay, so that is something which we call omphalocele. Then there are white line duct abnormalities, and these are best depicted in this diagram here. So the white line duct sometimes persist like this, part of it has now after birth been converted into white line ligament, but some part is still persisting. This is called Meckel diverticulum. Sometimes the abnormality is like this, that this is the umbilicus, for example. Here it is now converted, the white line duct is converted into white line ligaments, but in the middle there is a cyst. So this is called white line cyst. And sometimes through and through connection is persistent even after birth between the midgut and the exterior, यानी यहाँ पे पूरी की पूरी duct अभी भी patent है. This is called white line fistula. So Meckel diverticulum, जिसमें intestine की तरफ there is persistent white line duct, white line cyst जिसमें बीच में cyst है, दोनों तरफ ligament है, and white line fistula जिसमें there is free communication between the gut and the exterior. तो ये सारी बात यहाँ पे लिखी हुई है, इसको आप read कर लीजिएगा. Diverticulum and white line cyst and also white line fistula. Okay. Then there are reported gut rotation abnormalities. Obviously there is usually a 270-degree mid-gut rotation. Sometimes it is bizarre, complete नहीं होती rotation, या सिर्फ 90 degree होती है, या left-sided colon हो जाती है. So these things happen during rotation. So these have been reported as well. Okay, और उसमें herniation और strangulation के chances भी बढ़ जाते हैं. Then there is a reported anomaly which is known as gut atresia and stenosis. अब some part of the gut में ये इस तरह से होता है कि जो पूरा digestive tract है during embryogenesis it is all becoming filled with the cells because of cell proliferation, लेकिन फिर इसमें recanalization हो जाती है. तो recanalization की वजह से दोबारा ये lumen बन जाता है, लेकिन sometimes ये recanalization का process ठीक नहीं होता, and this leads to blockage of the gut, और इस blockage को हम atresia या stenosis कहते हैं. तो एक reason atresia का ये है और stenosis का ये है कि recanalization नहीं होती. अच्छा, फिर एक रीज़न ये भी है कि there are some vascular accident, यानी जो blood vessel सप्लाई कर रही है वो एक पर्टिकुलर एरिया को सप्लाई नहीं करेगी तो it will become dead, और उसकी वजह से some genetic expressions are affected. So for example, if you look at this diagram, you see here this is a part of the gut, so this is normal part of the gut, this is normal part of the gut, but यहाँ पे कोई vascular abnormality है, blood supply ठीक से नहीं है, तो ये देखें किस तरह से atreasic part बन गया है, stenotic part of the gut
गट बन गया है। इस तरह की भी स्टेनोसिस हो सकती है कि देयर इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ द गट कनेक्टेड विद अ वेरी रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर, एंड इट कैन ऑल्सो बी समथिंग लाइक दिस कि एक तरफ पूरा लूप है इंटेस्टाइन का नॉर्मल, एक तरफ पूरा लूप है और एक तरफ कुछ डेवलप ही नहीं हुआ। सो डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ द सिमिलर स्पेक्ट्रम। पॉइंट ये है कि अगर बेबीज आर बॉर्न विद गट एट्रीजियाज एंड स्टेनोसिस, अर्ली अगर सर्जिकल इंटरवेंशन कर ली देन लाइफ इज गुड, अदरवाइज दे कैन बी लीथल. Okay, and sometimes there is extensive gut involvement and they require extensive surgical intervention, और जितनी ज़्यादा complexity बढ़ेगी उतना ज़्यादा survival rate कम होगा. Okay, so that's all about important clinical aspects that we had to discuss. अब बात करते हैं जनाब hind gut की development. So let's now talk about development of hind gut. Now, हमने foregut की डेवलपमेंट पढ़ी, midgut, अब hindgut. Hindgut होता क्या है? Hindgut is the distal third of the transverse colon and also the descending colon. ठीक है, फिर sigmoid colon, rectum and upper part of the anal canal. ये पूरी territory है hindgut की. Now, the endoderm of the hindgut also forms the internal lining of the bladder and the urethra. So, apart from the digestive tract, it also forms the internal lining of the bladder and urethra. Okay. Now, terminal portion of the hindgut enters into the posterior region of the cloaca, the primitive anorectal canal, and the allantois enters into the anterior portion, which is the primitive urogenital sinus. यानी अगर हम इस diagram को देखें, so there is a cloacal region and then there is a urogenital sinus. So this is the urogenital sinus. Urogenital sinus में enter होता है allantois, ठीक है, और cloacal area में enter होता है terminal part of the hindgut. और later on फिर ये बिल्कुल separate हो जाते हैं कि जो hindgut cloacal part में enter हुआ था, that basically forms the anorectal canal, और allantois जो enter हुआ था urogenital sinus में, it actually makes the urinary bladder, and these are then separated by some structure, the urorectal septum basically. So that is the urorectal septum, because here is the urinary structure, there is the rectal anorectal region. So urorectal septum is this area. Okay, now okay, the cloaca itself is an endoderm lined cavity covered at its ventral boundary by the surface ectoderm. This boundary between the endoderm and ectoderm forms the cloacal membrane. A layer of mesoderm, the urorectal septum, जो मैंने अभी आपको यहाँ दिखाया, between the urinary structures and the rectal structure, the urorectal septum separates the region between the allantois and the hindgut. The septum is derived from a wedge of mesoderm between allantois and hindgut. As the embryo grows and the caudal folding continues, the tip of the urorectal septum come to lie close to the cloacal membrane. At the end of the 7th week, the cloacal membrane ruptures, creating the anal opening for the hindgut and a ventral opening for the urogenital sinus. So basically यहाँ पे initially इस तरह से होता है कि जब ये structures develop हो रहे होते हैं तो the urogenital membrane and the anal membrane, they are actually closing the urinary outlet and the GI tract outlet, but with the passage of time they are ruptured, तो anal opening open हो जाती है और urinary opening, urethra open हो जाती है. Okay, now between the two, the tip of the urorectal septum forms the perineal body, and here is the perineal body between these two structures. Okay, the perineal body, which is the basic hub for the perineal muscles. The upper part of the anal canal is derived from the endoderm of the hindgut. The lower part is derived from the ectoderm around the proctoderm. That's an important thing कि anal canal का जो upper part है, that is derived from the hindgut, लेकिन जो lower part of the anal canal है, that has ectodermal origin, not endodermal. It is ectodermal origin. Okay, now ectoderm in the region of the proctoderm on the surface part of the cloaca proliferates and invaginates and creates the anal pit. Subsequently, degeneration of the cloacal membrane establishes continuity between the upper and lower parts of the anal canal. Now basically anal canal की मैं anatomy ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, उसमें ये बात हमने डिटेल में डिस्कस भी की थी कि एनल canal जो है is divided into two parts. The upper part is derived from the hindgut and the lower part is derived basically from the ectoderm. चूंकि ये अलग अलग ओरिजिन है, अपर पार्ट की नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई डिफरेंट है, लोअर पार्ट की नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई डिफरेंट है,
and the upper part and the lower part are basically demarcated, जहाँ पर किसी ज़माने में there was the anal membrane, now known as the in newborns या after birth it is known as the pectinate line. So pectinate line indicates कि pectinate line से ऊपर जितना भी region है वो hind gut से drive हुआ है endoderm से, और जो hind gut से drive हुआ है it is supplied by superior rectal artery. ओके और जो pectinate line के नीचे का हिस्सा है which is actually originated from the ectoderm supplied by the inferior rectal artery and the internal pudendal nerve. So both the endodermal and ectodermal part of anal canal are supplied by different blood vessels and different nerves. Okay, at this line the epithelium also changes from columnar to the stratified squamous. So the endodermal region is columnar and the ectodermal region of anal canal below the pectinate line is stratified squamous epithelia. ठीक है, तो इसमें भी कोई मुश्किल चीज़ नहीं समझना. अब कुछ क्लिनिकल एब्नॉर्मैलिटीज़ पढ़ लेते हैं. हाइंड गट एब्नॉर्मैलिटीज़, रेक्टो यूरिथरल and recto-vaginal fistulas. They are actually very common. You see, 1 in 5,000 live births. Maybe cause, so this is very very common. इसी तरह recto-anal fistulas and atresias. इसी तरह imperforate anus. देखो ये सब मैं आपको नाम समझा देता हूँ. Imperforate anus नाम से जाहिर है कि बेबी is born और anal membrane intact है. Imperforate, यहाँ पे perforation नहीं हुई तो anal canal exterior से communicate नहीं कर रही. फिर आप देखें यहाँ पे ये सारे structures जो हैं they are neighboring structures. कौन से structures की मैं बात कर रहा हूँ? Let me okay, so this diagram if you see, so here you see the rectum and the anal canal and all that stuff, और यहाँ uterus है female में, और there is urinary bladder. So all these structures during development may have communications with each other, और अगर वो communications exist कर जाती हैं तो fistulas बनेंगे. So for example, recto-uterine fistula is a fistula between rectum and uterus. If we are talking about recto-vaginal fistula, so that's a fistula between rectum and vagina. So as the name indicate here, recto-urethral, ये rectum और urethra के दरमियान fistula बनेगा. recto-vaginal, ये rectum और vagina के दरमियान fistula बनेगा. recto-anal is between rectum and anum. So rectum obviously continues into anum, but if there is an abnormal fistulous tract, then this is called a fistula. Okay, imperforate anus मैंने आपको बता दिया already. Now congenital megacolon is a condition which is due to an absence of parasympathetic ganglia in the bowel wall. Aganglionic megacolon or Hirschsprung, these are the other name, Hirschsprung disease or aganglionic megacolon. So what basically happens कि usually large intestine की wall में in the muscular layer there are parasympathetic ganglia. If they are not present, this is what is known as congenital megacolon. The colon muscles cannot contract and therefore it becomes dilated colon, megacolon. Okay, these ganglia are derived from neural cells that migrate from the neural folds to the wall of the bowel. Mutations in RET gene, which is a tyrosine kinase receptor involved in crescent migration. So if there is a mutation in this gene, it can lead to congenital megacolon. Okay, in most cases the rectum is involved. In 80% the defect extends to the midpoint to the sigmoid tak, and in 10 to 20% are the transverse and right-sided colon also affected, and only in 3% the entire colon is affected. So that's the spectrum of the disease severity. Okay, so with this the digestive system embryology is done. अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में जिसमें अगला कोई सिस्टम डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा.